मैं राजीव। तो महाराष्ट्र की सत्ता में कल बड़ा भूचाल तब आया जब रात को उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। आप सबों ने देखा। उसके बाद सब यही मान रहे थे कि अब बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। तमाम मीडिया चैनलों में, जो मुंबई में बैठ करके बड़े बड़े चैनलों के लिए, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लिए काम कर रहे पत्रकार, वो लगातार यही बात कह रहे थे कि अब देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये तस्वीर देखिए, देवेंद्र फडणवीस की लड्डू खाती हुई तस्वीर जो है ये जारी हुई थी, लेकिन सत्ता का लड्डू उनके हाथ तक आया, मुंह तक नहीं पहुंच पाया। अभी आप देख भी रहे हैं। और दूसरी तस्वीर ये देखिए, इस तस्वीर में ये गोवा में है जो बागी गुट है, यानी शिंदे गुट। उस जिस समय ये घोषणा देवेंद्र फडणवीस ने की कि मैं सीएम नहीं बन रहा हूं बल्कि सीएम बन रहे हैं एकनाथ शिंदे, और उसके बाद उनके साथी जो सूरत होते हुए पहुंचे थे गुवाहाटी, और गुवाहाटी टू गोवा में गोवा का नाम लेते ही आप सब जानते हैं कि जो जगह है वो आराम के लिए ज्यादा जाना जाता है, और ये आराम तलबी विधायक आराम का कुछ ज्यादा ही यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो इस्तेमाल इस शब्द का ज्यादा कर रहे हैं। ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहूंगा। विधायक गण हैं और इनमें से कई लोग मंत्री बनेंगे। तो ये ऐलान आज हुआ, और इस ऐलान के बाद सीएम एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं। 7:30 बजे ओथ लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर और भी सामने आई है। उस तस्वीर में जहां देवेंद्र फडणवीस ने ये घोषणा की कि एकनाथ शिंदे बनेंगे सीएम, मैं नहीं बनूंगा, वहीं दूसरी तरफ एक और भी खबर अभी थोड़ी देर पहले आई। वो ट्विस्ट अलग है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के, यानी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने सबसे पहले आकर के बाइट मीडिया के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उस बयान में ये कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं बीजेपी के सहयोग से, उनको बधाई हो। लेकिन साथ साथ ये भी कि हम चाहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने निर्देशित किया है देवेंद्र फडणवीस को कि वो डिप्टी सीएम बने। तो ये डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बनना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान तो किया, उसके बाद से वो गायब हैं, उसके बाद से वो सामने नहीं आए। और ये लड्डू वाली जो बात मैं कह रहा था, वो लड्डू खाते खाते शायद देवेंद्र फडणवीस अलग दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। इस बीच एक चाय वाला और ऑटो वाला की तस्वीर भी चल रही है। चाय वाला यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऑटो वाला यानी शिंदे, ये तस्वीर भी खूब चल रही है। और इस तस्वीर में यही कहा जा रहा है कि देखिए पीएम बैठे हुए हैं, चाय वाला पीएम बना है और सीएम ऑटो वाला बनने जा रहा है। तो खैर, ये आईटी सेना जो है बीजेपी की, वो अलग अलग ट्वीट्स कर रहे हैं। इन आईटी सेल से अगर बाहर निकलें तो हम साफ देखेंगे कि, और देख रहे हैं कि शिवसेना विधायक को सीएम बनाना ही था। अगर सवाल यहां है तो 2019 में क्यों नहीं बना दिया? ये काम आप 2019 में तो कर ही सकते थे। एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार में शिवसेना को आना ही नहीं पड़ता तब। आप 2.5 साल तक, ये बीजेपी के लिए है कि 2.5 साल तक आप विपक्ष में बैठ करके अब सत्ता पक्ष में, और उसमें भी सीएम पद शिवसेना के हाथ में। आखिर क्यों? क्या यहां देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मात खा गए? क्या केंद्रीय नेतृत्व न चाहते हुए कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, ऐसा एक फरमान केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से गया, और उस फरमान के बाद देवेंद्र फडणवीस को ये ऐलान करना पड़ा कि नहीं, मैं सीएम नहीं बन रहा हूं, एकनाथ शिंदे बन रहे हैं? या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? क्या 11 तारीख को जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी यहां कोई मामला है क्या? क्या 16 विधायकों की अयोग्यता का जो सवाल है वो भी यहां है क्या? क्या ये सब कुछ एक अलग तरह की स्क्रिप्ट के साथ चल रहा है?
तो बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, ज्यादा अपनी बात नहीं रखूंगा, सीधे आना चाहूंगा। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, उन सबके बीच चलेंगे और सबसे पहले उन सबका परिचय करवाऊं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 6 वरिष्ठ पत्रकार यहां मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। स्वागत करता हूं सुनील शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करता हूं। और साथ में सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथी धनंजय कुमार जी, लगातार अपनी कुछ बातों पर अडिग रहे और कल रात को भी जब हम लोग स्पेशल बुलेटिन 10:30 बजे लेकर के आए थे, उस वक्त भी जो कुछ बातें रख रहे थे धनंजय जी और साथ में प्रशांत टंडन जी, इन लोगों की बातों से ही शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले धनंजय जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। थोड़े मायूस दिख रहे हैं, क्या कारण है धनंजय जी कि थोड़ा जो चेहरा जो है थोड़ा उदास दिख रहा है? कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या मुंबई में? बारिश तो अच्छी हो रही है, अब दिल्ली में भी बारिश हो रही है। रात को मैं कह भी रहा था कि जरा इधर भिजवा दीजिए और आपने भिजवा दिया है। बारिश हो रही है दिल्ली में भी। देखिए क्या है, कल से इतना तेजी से घटनाक्रम बदला है कि दिमाग जो है एकदम पंचर हो गया है। इतना सारा आप कैसे सोच पाएंगे? पता नहीं कैसे कौन कहां प्लान कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्लानिंग में देखिए कि हम बार बार आपको बता रहे थे कि इस पूरी लड़ाई में उद्धव ठाकरे मजबूत बन के उभरेंगे और वापस आप सामने देख रहे हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि जो उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दिया है उसने गेम गड़बड़ा दिया है इनका। और ये जो सबसे ज्यादा जो पोपट हुआ महाराष्ट्र में, पोपट का मतलब होता है तोता, पोपट होने का मतलब होता है बेवकूफ बना देना। तो ये खुद अपने बीजेपी ने अपने जो उनके जो देवेंद्र फडणवीस थे या हैं, एक गलत होगा, देवेंद्र फडणवीस का सबसे ज्यादा पोपट हुआ। आज से 2.5 साल पहले एक पोपट उन्होंने खुद किया था जब अजीत पवार को लेकर के उन्होंने सरकार बनाई थी और सुबह, और फिर क्या तमाशा हुआ और सबको पता था। फिर दूसरी बार फिर कोशिश की और इतनी बड़ी तोड़ फोड़ की, क्या नहीं किया। कल देखिए कितना खुशी से पेड़ा खा रहे थे वो, कहां कहां मीटिंग करने गए, कभी वो गए हेलीकॉप्टर लेकर के कहीं और, कहीं जेट विमान लेके गए, कहीं वकील को लेके मिल रहे थे, कहीं अटैची वाले को लेके मिल रहे थे। क्या क्या बेचारे ने नहीं किया। और कल उनके चेहरे पे देखिए कितनी भारी खुशी थी कि अब तो बाजी हमारे हाथ में आ गई। लेकिन सुबह तक स्थिति वही थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे शिंदे या मुख्यमंत्री बनेंगे फडणवीस और शिंदे बनेंगे उप मुख्यमंत्री। लेकिन मुझे लगातार ये लग रहा था कि ये बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कौन सा गेम प्लान कर रहा है, क्योंकि ये जो 11 तारीख का जो मसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, डिप्टी स्पीकर का मैटर है, इस पर ज्यादा बढ़िया बात करेंगे हमारे सीनियर्स जो है, सुनील भाई है, प्रशांत भाई है और पाठक जी है, जेपी साहब है। लेकिन मुझे उस समय से अटक रहा है कि डिप्टी चेयरमैन का जो, डिप्टी स्पीकर का जो रोल है वो अभी भी बैक फुट पे है, जिसको फ्रंट फुट पे आना है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल अदा किया और लोगों ने उसकी निंदा की, तो कुछ लोगों ने दबे स्वर की, कुछ लोग ईमानदारी से की। और जब आज ये घोषणा हुई कि शिंदे जो है मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, तब आपने देखा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने मायूस दिख रहे थे देवेंद्र फडणवीस। फिर उसके बाद की मायूसी मैंने देखी खुद शिंदे पे, शिंदे बहुत परेशान दिख रहे थे और वो साफ साफ बता रहा था कि ये जो प्लान हुआ है उसमें शिवसेना को कमजोर करने की जो कोशिश हुई बीजेपी की। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, शिवसेना कमजोर हुई इस तौर पे कि शिवसेना को वापस रिवाइव होने में, उसी मजबूती के साथ रिवाइव होने में समय लगेगा। क्योंकि एक साथ आप उनके अगर समझिए आधे विधायकों को भी आप तोड़ लेते हैं तो किसी भी आदमी की शक्ति घट जाएगी। लेकिन नैतिकता के धरातल पर देखिए, या जिस लेवल पे उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को ले जाना चाह रहे हैं, एक तरह से कामयाब हुए। उन्होंने राष्ट्रीय विमर्श में शिवसेना को खड़ा कर दिया और जो बौद्धिक लोग कहलाते थे उन बौद्धिक लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि उद्धव ठाकरे का जो 2.5 साल का ये सीएम बनने से पहले इन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन शिंदे के साथ फडणवीस भी लेंगे शपथ। ये ब्रेकिंग आपके सामने हम दे रहे हैं। शिंदे की सरकार में फडणवीस डिप्टी सीएम
और ये डिप्टी सीएम की कहानी जैसे ट्विस्ट है, लगातार वो ट्विस्ट यहां भी नजर आ रही है। तीसरी कुर्सी मंच पे जो है, पहले 2 कुर्सियां लगाई गई थी, अब 3 कुर्सी लगी हुई है। और नड्डा ने पहले बाइट दी, उसके बाद में ट्वीट करके नड्डा, जो जेपी नड्डा हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी बाइट और उसके बाद उनका बयान और उसके बाद ट्वीट क्या कुछ कहता है, और उसके बाद अमित शाह का भी ट्वीट बधाई देते हुए। ये 2 ट्वीट, अमित शाह का ट्वीट और उसके साथ साथ जेपी नड्डा, ये दोनों भी दिखाना चाहूंगा। अचानक जो ट्विस्ट है महाराष्ट्र की राजनीति में, माफ कीजिए धनंजय जी, थोड़ा रोकना चाहता हूं आपको, लेकिन जरा जल्दी जल्दी ट्वीट देखते हैं। सबसे पहले ट्वीट देखिए, 3 ट्वीट है ये जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा का। पहला कहते हैं वो कि भाजपा ने ये निर्णय लेकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि कोई पद पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, अपितु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र की जनता की सेवा करना हमारा परम लक्ष्य है। भाजपा ने महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए बड़े मन का परिचय देते हुए एकनाथ शिंदे जी का समर्थन करने का निर्णय किया। श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़े मन दिखाते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल में शामिल होने का निर्णय किया है। ये इसलिए 2 बार रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, जो महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। उसके बाद ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई। आज ये सिद्ध हो गया कि बीजेपी के मन में कभी मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं थी। 2019 के चुनाव में स्पष्ट जनादेश माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं देवेंद्र जी को मिला था। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद के लालच में हमारा साथ छोड़कर विपक्ष के साथ सरकार बनाई थी, तो साहेब 2019 में ही दे देते एकनाथ शिंदे को सीएम का पद। चलिए खैर ये सवाल था, लेकिन इसके बाद अमित शाह कह रहे हैं कि भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कहने पर, देखिए भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कहने पर श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व भेदभाव का सेवा भाव का परिचायक है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ये कह रहे हैं अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन चाणक्य की भूमिका के बारे में खूब चर्चा होती है। छोड़िए उसकी बात न करें, उस चर्चा की चर्चा हम करें यहां कि अचानक देवेंद्र फडणवीस बड़े मन से, अब वो बड़ा मन कैसा है वो देवेंद्र फडणवीस जाने और जेपी नड्डा जी जाने और बीजेपी के अंदर खाने में जो कुछ चल रहा है वो जाने, लेकिन यहां थोड़ा बहुत तो समझने की कोशिश जरूर करनी पड़ेगी कि अंदर खाने में चल क्या रहा है। आखिर क्या कारण है कि जेपी नड्डा को बयान देना पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हम सरकार से बाहर रहेंगे, अब उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व आता है, कहता है कि नहीं जी हम सरकार में रहेंगे, और बड़ा मन दिखाते हुए सीएम की कुर्सी नहीं, यानी कि जो पहले सीएम था पूर्व मुख्यमंत्री, वो अब डिप्टी सीएम बनने जा रहा है। ये ट्विस्ट क्या कुछ कहलाता है ये समझेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। धनंजय जी आपके पास आऊं, लेकिन आपसे पहले जरा कमेंट लेना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी से। क्या कुछ राकेश पाठक जी आप किस नजरिए से देखते हैं? मध्य प्रदेश में बहुत कुछ आपने देखा था कमलनाथ की सरकार जब गई थी, और आज एक तस्वीर, इसलिए मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी खूब तैर रही है सोशल मीडिया पे। कह रहे हैं लोग कि आपने सरकार गिरा करके आप क्या पाए। देखिए वो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पाली है। देखिए राजीव जी, सिंधिया जी का जहां तक प्रश्न है, मैं तो ग्वालियर का हूं, वे हमारे महाराज हैं। और एक संयोग और समझ लीजिए कि जो सिंधिया सरनेम है वो मूलतः शिंदे ही है। कनेरखेड़ा से चलकर वे यहां तक आए और ग्वालियर में बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। राणोजी शिंदे ही थे, पेशवा के सहायक थे। तो निश्चित तौर पर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा लग रहा होगा कि सारी कवायद तो मैंने भी की थी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। जो उनका मूल सपना था, जिसके लिए उनके समर्थकों ने उनके 27 सफदरजंग बंगले पर धरना दिया था, यद्यपि तब उनके पास मात्र 12 विधायक थे। खैर, तो ये सब राजनीति में इस तरह के मीम और सब चलते रहते हैं। मूल विषय पर हम लौटते हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, मैं क्रमशः 2-3 बिंदुओं पर बात करूंगा। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और उनकी इस पूरी रणनीतिक सफलता के लिए उन्हें सलाम करेंगे कि जिस समाज में, जिस देश में नैतिकता, सिद्धांत, रीति नीति, कानून, संविधान सब रसातल में दफनाए जा चुके हैं किसी काल पात्र में, वहां अगर ये सफलता भी नहीं मिलती तो शायद हमें आश्चर्य होता।
तो उनकी सफलता के लिए उन्हें प्रणाम करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक चैनल पर पहले भी विनती कर चुका हूं, शायद आपके यहां भी मैंने पहले की थी, आज फिर करना चाहता हूं पूरे देश से, कि जितने राज्यों में गैर भाजपा शासित शासन है, गैर भाजपा दल जो सत्ता में है, उन सब से हाथ जोड़कर करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि कृपया अपने अपने त्याग पत्र ले तैयार करके अगली ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और 7 लोक कल्याण मार्ग की दिहाड़ी पर रख दें, ताकि यह देश बाकी समय में विकास के राह पर चल सके। माननीय मोदी जी और उनकी पार्टी देश को बाकी कामों की तरफ प्रवृत्त कर सकें, क्योंकि देश का पूरा समय 24/7 सरकारों को बनाने और बिगाड़ने में जाता है, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से। तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं कि पूरा देश एक राजनीतिक दल के अंतर्गत हो। यूएसएसआर में एक ही पार्टी है, बाद में अब रूस हो गया, वो आप तो रहे राजीव जी मास्को में। तो मैं बड़ी विनम्रता से भारत के सच्चे नागरिक के नाते चाहता हूं कि देश विकास के पथ पर चले। पिछले 8 साल से माननीय मोदी जी को फुर्सत नहीं मिल पा रही विकास कार्यों के लिए, और महाराष्ट्र की सफलता के बाद बाकी जो 3, 4, 5 राज्य बचे हैं वे सब भी अपने अपने त्यागपत्र दे दें, तो छुट्टी पाए, बीजेपी के मुख्यमंत्री वहां बन जाए। 4 बजे तड़के राज्यपाल को क्यों जगाना पड़े। अब आते हैं तीसरे विषय पर, जो पिछले 35-40 मिनट में घटनाक्रम बदला है। धनंजय जी, आपको स्मरण होगा जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब वे प्रधानमंत्री पद के सपने देखने लगे थे। फेसबुक पेज बना हुआ था देवेंद्र फडणवीस फॉर पीएम। राजीव जी सर्च कर लीजिएगा, फडणवीस फॉर पीएम। उनके आईटी सेल ने, देवेंद्र फडणवीस के आईटी सेल ने उनको अगला मुख्यमंत्री, यहां तक कि वे संघ की पसंद है, और 2019 और 24 में जब मोदी जी इतने वर्ष के हो जाएंगे तब फडणवीस इतने वर्ष के होंगे और वे प्रधानमंत्री होंगे। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन रहा था आज से 2.5 साल 3 साल पहले, उसे आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं। वो बनने को तैयार नहीं था। जेपी नड्डा ने पहला ट्वीट किया, पहले ट्वीट को आप देख लीजिए, हम चाहते हैं, पार्टी चाहती है वे डिप्टी सीएम बन जाए। तो एक तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चाहना ही गजट नोटिफिकेशन है। एक तरह से एक भाजपा के राजपत्र में लिखित में निर्देश जारी हो गया कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना है, और अंततः उन्हें मानना पड़ा। और यह स्वाभाविक है, अमित शाह नरेंद्र मोदी के युग में देवेंद्र फडणवीस की क्या बिसात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की इच्छा को पूरा न करें। लेकिन इसके भीतर जो कुछ अब अंतर्द्वंद छुपे हैं उसका आकलन करना होगा। प्रशांत जी, धनंजय जी ज्यादा बताएंगे, सुनील जी और जेपी सर। मुझे जो लगता है कि सब कुछ अंदर खाने सही नहीं है। वो जो अंग्रेजी की कहावत है ना कि चाय के प्याले और होठों के बीच में बहुत समय और बहुत दूरी होती है, देवेंद्र फडणवीस के साथ में भी यही हुआ कि हम सब लोग अभी चाय पी रहे थे, मैंने भी अभी कप रखा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के कप और उनके होठों के बीच में जो दूरी थी वो पिछले कुछ घंटे में स्पष्ट हुई। कल वे लड्डू खा रहे थे और आज वे डिप्टी सीएम बनने के लिए विवश हुए हैं। इसी क्षण यह आधारशिला भी रख दी गई है कि सत्ता के भीतर के अंतर्द्वंद आगे चलकर क्या रूप लेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी आगे के लिए एकनाथ शिंदे को आशंकित नहीं कर रही है कि कल मौका आएगा तो हम आपको हटाकर भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना देंगे, और वाइस वर्सा। इसके उलट देवेंद्र फडणवीस को भी यह लगता रहेगा हमेशा के लिए कि क्या मैं उप मुख्यमंत्री बनकर ही रह जाऊंगा अगले 2.5 साल के लिए। मैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था और मुझे इतनी छोटी पर बैठा दिया गया, कैबिनेट की बैठकों में एकनाथ शिंदे के सामने दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। तो अब जो शुरुआत हुई है ये प्रथम ग्रासे मच्छे का पात है। पहले एक कौर में मक्खी गिरने की तरह है, एक कुर्सी लगना, फिर मंच पर 2 कुर्सी लगना, और अब 3 कुर्सी लगना। 2 लगी थी राज्यपाल और एकनाथ शिंदे के लिए, अब तीसरी आपने बताया अब लग गई। तो ये कुर्सी का खेल जो अब भारतीय जनता पार्टी और इस टूटी हुई शिवसेना में शुरू हुआ है, ये चेयर रेस मुझे फिलहाल थमती नहीं लग रही। लेकिन तब भी आज इस संध्या में भारतीय जनता पार्टी को अपने ऑपरेशन लोटस की सफलता के लिए बधाई देनी होगी। साथ में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी को कोसने का अपना धर्म भी हमें पूरा करना है कि अपने अपने ये घर बचाते, और हम और आप बैठकर यहां बीजेपी को कोसते हैं। ये अपने घर बचा लें तो हमें ये वेट न करना पड़े। जी राजीव, सही कह रहे हैं। कल रात को प्रशांत टंडन जी, हम लोग बैठे भी थे, कल रात को जो घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला। 9 बजे ये खबर आई कि 9 बजे सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा
और आज फ्लोर टेस्ट होना है या नहीं होना है। 9:20 पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि फ्लोर टेस्ट वही पूर्ववत रहेगा, यानी कि 11 बजे सुबह करवाना है। 9:32 पर आते हैं उद्धव ठाकरे जी फेसबुक लाइव के जरिए और लगभग 15 मिनट के भाषण में वो आखिर में घोषणा कर देते हैं कि अब मैं सीएम की कुर्सी छोड़ रहा हूं। जरा उस पार्ट को दिखाना चाहता हूं। अगर मैं कहूंगा कि सीएम उद्धव ठाकरे के उस पार्ट को है तो मराठी में, लेकिन सुनना जरूरी है। जो साथी मराठी समझते हैं वो, और नहीं समझते हैं तो कुछ साथी हमारे हैं जो समझते हैं, वो बता देंगे आपको। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक छोटा सा पार्ट है जो समझना सुनना जरूरी है, क्योंकि कहां से ये ट्विस्ट शुरू हो गया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में पिछले 9 दिनों से, आज 10वां दिन है, जो सियासी संकट था वो संकट अभी बरकरार है, वो खत्म नहीं हुआ है, ये मानकर चलिए। और उस बारे में हमारे साथी धनंजय जी और अच्छी तरह से बताएंगे। प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे थे कल रात को फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे। मी गेल्या बुधवारीच आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान, शासकीय निवासस्थान सोडलं, माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातोश्रीमध्ये आलो। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। आजपर्यंत आपण सगळ्यांनी खूप प्रेम दिलं, खूप आशीर्वाद दिले। ठीक आहे, मी काही घाबरणारा नाही, मी डरणारा नाही, पण त्याच बरोबरीने कारण नसताना उद्या जे काही बंदोबस्तामध्ये शिवसैनिकाचं रक्त सांडेल त्या पापाचे धनी जे असतील त्यांना होऊ द्या, मी नाही होणार। म्हणून मी शिवसैनिकांना सुद्धा सांगतोय की उद्या अजिबात मध्ये येऊ देऊ नका। त्यांचा आनंद त्यांना लुटू द्या, त्यांचा गुलाल, त्यांचे त्या शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री पदावरून उतरवलं, त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना वाटू द्या। तो गोड। तो ये आप सुन रहे थे प्रशांत टंडन जी, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसके बाद आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं देवेंद्र फडणवीस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, और उससे पहले सुबह से लेकर लगातार चर्चा यही हो रही है कि अब जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल के पास, और जाकर के उसके बाद आज ही ओथ होगा। 7 बजे शाम को शपथ ग्रहण की बात आई, लेकिन उससे पहले जब राज्यपाल से मिलने के पहले एक तस्वीर, कई तस्वीरें घूमती रहीं, और अभी डॉक्टर पाठक कह भी रहे थे, राकेश पाठक जी, कि जो चाय और प्याला की बात बता रहे थे, लड्डू की एक तस्वीर दिखाई थी, जरा उस तस्वीर को दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जो तस्वीर जो है, ये मुंह में आते आते लड्डू वो कहीं और किसी और के मुंह में चला गया, आखिर यही यहां दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर जो है वो एक नाथ सिंधे जो हैं वो इस लड्डू को खा रहे हैं। खैर, सियासत में सब कुछ वाजिब है, चलता है। लेकिन इसके बाद प्रशांत टंडन जी, ट्विस्ट अभी बाकी है या यही आखिर है? क्योंकि जेपी नड्डा आकर कहते हैं कि नहीं जी, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, आपने, यानी कि देवेंद्र फडणवीस साहब, आपने अपनी कुर्सी जो आपके हाथ आने वाली थी वो छोड़ दिया, बहुत बड़े दिल वाले हैं, लेकिन अब हमारा आदेश है, निर्देश है कि अब आप डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठिए। और यहीं से कहानी में जो एक अलग ट्विस्ट है, बीजेपी के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, ये समझने की कोशिश करना चाहता हूं। आप सुधीजन यहां बैठे हुए हैं, आप सबसे जरा सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आप बताइए कि क्या कुछ है यहां पर। ये हम लोगों का लाइव शुरू होने से पहले धनंजय जी एक बात कह रहे थे कि पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी बाकी है। और एक स्क्रिप्ट देखिए, हम वो राजीव जी आपने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया है, चाणक्य वगैरह, तो एक स्क्रिप्ट लिखी गई। वो स्क्रिप्ट सूरत के बाद इतनी बार काट के उसको नया चीजें जोड़ी गई हैं कि वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उसका वो पता नहीं कहाँ चली गई, और उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। और इन्होंने बहुत सारे जो संवैधानिक और कानूनी और संसदीय जो परंपराएं हैं उनको शायद ताक पे रख के वो सारा कुछ हुआ। और जिस तरीके से, जितनी आसानी से मध्य प्रदेश का या कर्नाटक का ऑपरेशन उन्होंने कर लिया, गोवा वगैरह का, उसी स्क्रिप्ट पे चल रहे थे। लेकिन यहाँ कहानी कुछ दूसरी थी। एक बात और धनंजय जी ने कही शुरू में कि ये जो शिंदे साहब बने हैं
इसकी मजबूरी क्या है, तो मैं उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करता हूं कि उसकी मजबूरी ये है कि अगर कल कल ठाकरे साहब अगर इस्तीफा नहीं दे देते रात में और वो सदन में आते, उद्धव ठाकरे अगर सदन में आते, विश्वास मत होता और फिर वो इस्तीफा देते या उसके पहले इस्तीफा देते, अगर विश्वास मत हो जाता तो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बनते, क्योंकि नंबर क्लियर हो जाता, किसने कहा कितना नंबर किसके साथ है। वो मिस्ट्री अभी बनी हुई थी और उस मिस्ट्री के साथ अगर देवेंद्र फडणवीस बनते तो वही होता जो सुबह 5:45 बजे की शपथ में हुआ था। हो सकता था, मैं ये नहीं कहूंगा कि होगा, हो सकता था। तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये मजबूरी है शिंदे को बनाना। एक बीजेपी की लीगल स्ट्रेटजी में बड़ी चूक हुई है। बहुत बड़े वकील को इन्होंने हायर किया जो आजकल इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन उन्होंने, उनकी लीगल स्ट्रेटजी थी कि जो गवर्नर ने ट्रस्ट मोशन के लिए आदेश दे दिया है स्पीकर को, उसको बचाना है। और उनका फोकस कल की पूरी दलील में भी यही था। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी को अगर आप देखिए कि वो बार बार डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर आ रहे थे, असली मुद्दा डिप्टी स्पीकर ही था। ये ट्रस्ट मोशन 4 दिन बाद भी होता तो कोई फर्क नहीं था, लेकिन डिप्टी स्पीकर की अपनी शक्तियां हैं और डिप्टी स्पीकर ने एक फैसला ऑलरेडी एक प्रोसेस डाल दिया है। वो प्रोसेस क्या परिणति लेगा, कल क्या होगा हम नहीं कह सकते कि डिप्टी स्पीकर अपना रुख बदल लें या कुछ है। लेकिन आज की स्थिति में राजीव जी ये है कि जो डिप्टी स्पीकर का प्रोसेस है वो जिंदा है। तो अगर कल डिप्टी स्पीकर उन 16 लोगों को या 12 तारीख तक जो सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिला हुआ है उस पर कोई फैसला कर दे कि साहब जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होगा, जब तक ये 16 लोग वोट नहीं देंगे, ये फैसला तो डिप्टी स्पीकर कर सकता है ना, सब जुडिस है। और सब जुडिस की दलील गवर्नर की बनाई हुई है स्पीकर के चुनाव में। तो डिप्टी स्पीकर के पास अभी बहुत संभावनाएं हैं। अभी हमको ये भी नहीं पता, आपको धनंजय जी शायद बता पाए कि ये जो शिंदे ग्रुप है ये किसके साथ मिल रहा है। 2/3 अगर है तो ये इनका गुट कौन सा है। कोई नया ग्रुप नहीं बन सकता है, कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप जो वहां पॉलिटिकल, उन्हीं में मर्ज होना है इनको। अभी ये शिवसेना में ही है। धनंजय जी से ये इस सवाल जो आप कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब ले ही लेते हैं। धनंजय जी जरा और फिर जेपी सिंह साहब और अमलेंदु उपाध्याय जी के पास भी आऊंगा, लेकिन धनंजय जी क्या कुछ लगता है, क्या ये जो शिवसेना है, एक तो शिवसेना के अंदर भी अभी लड़ाई बाकी है, कौन सा गुट किधर है, क्या उद्धव ठाकरे को, एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे का आशीर्वाद मिलेगा, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि आज एकनाथ शिंदे जब मुंबई पहुंचे एक तस्वीर वायरल उनकी हुई कि वो बाहर निकलकर, कार से बाहर निकल करके हाथ हिला रहे हैं, जो लोग हैं उनको उनका अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको अंदर कह रहे हैं कि अंदर जाओ। तो ये तस्वीर भी चल रही है सोशल मीडिया पे। क्या आशीर्वाद मिलने वाला है? और दूसरा जो कुछ कह रहे हैं अभी प्रशांत टंडन जी, थोड़ा इसमें जोड़िए, फिर जेपी सिंह साहब और अमलेंदु उपाध्याय जी के पास भी फटाफट आता हूं। देखिए, पहले प्रशांत जी की बात पे आते हैं। तो अब तक ये जो ओथ दिलवा रहे हैं वो भी अस्पष्ट है, उनके सामने भी क्लियर पोजीशन नहीं है। और क्लियर पोजीशन यही है कि देखिए वो बार बार कह रहे हैं कि हम शिवसेना का ही दूसरा ग्रुप, जो पॉसिबल नहीं है, ये आप बेहतर जानते हैं। बाकी अब बीजेपी में शामिल करना है, लेकिन बीजेपी में शामिल करने से पहले वो जो स्थिति डिप्टी स्पीकर वाली जाके फंसती है, वो सबसे बड़ा पंगा उनके सामने। और देखिए ये सारा जो निर्णय लिया गया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो सिर्फ इसलिए लिया गया कि डिप्टी स्पीकर का मैटर फंसा। वो मैंने पहले भी वक्तव्य में बताया। अब देखिए ये सोच करके आए थे कि जो हम
नहीं देंगे शिवसेना को मुख्यमंत्री पद, बीजेपी के पास रहेगा मुख्यमंत्री पद। 2019 में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था या जो झगड़ा चला था लंबा, जिसमें जिद पे अड़े रहे बीजेपी वाले भी और जिद पे अड़े रहे शिवसेना वाले भी, काफी चीखा लेकर और फाइनली इन्होंने, हालांकि सोचा नहीं था बीजेपी वालों ने कि ये जो है उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर के सरकार बना लेंगे, ये नहीं सोचा और वो हो गया। तो वो जो है बीजेपी जो शिवसेना को मुख्यमंत्री नहीं देना चाह रही थी, उस बीजेपी ने आज शिंदे साहब को मुख्यमंत्री पद देना कबूल कर लिया। तो ये जाहिर करता है कि बीजेपी जिस तरह से प्लान कर रही थी वो सारा प्लान फ्लॉप हो गया। एक अब देखिए, बलि का बकरा इनको इसलिए बनाया गया कि ऐसा लग रहा था इनको कि अगर शिंदे के साथ मुख्यमंत्री बनाने के बाद अगर शामिल नहीं होते हैं तो जो शिंदे गुट में जो विधायक हैं उनमें मनोबल टूटेगा, भगदड़ मचेगी। अभी कोई किसी पार्टी में नहीं गया है, ये संभावना सामने है कि शिवसेना के पास लोग आ सकते हैं वापस, कई सारे लोग। जो कहा जा रहा था ना कि जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी या जब यहाँ पे लौट के आएंगे विधायक, तो कई सारे विधायक एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए वापस शिवसेना में आके खड़े हो जाएंगे। ये अंदेशा जताया जा रहा था, यह संभावना जताई जा रही थी जिस तरह से ले वो आज भी है। तो वो उनको लगा कि आप बाहर से समर्थन दोगे तो विधायकों में उत्साह उनका खत्म हो जाएगा और अभी खेल मतलब हांडी चूल्हे पे चढ़ने से पहले खराब हो जाएगी, फूक जाएगी। अब एक और बात, आपकी बात का जवाब देकर के मैं ये करूं कि शिवसेना में जो होना था हो गया, अब उसमें कोई सामने नहीं है। अब सारी चीजें जो है वो जो उन्होंने लगाया था ना, पटाखा लगाया था ना, वो पटाखा उल्टा हो गया, वो मिसाइल इनकी तरफ भी आ गया है, बीजेपी की तरफ भी मिसाइल आ गया है। तो इस बीजेपी इस मिसाइल से कैसे बचती है? अभी तो पहले जो है देवेंद्र फडणवीस की बलि ले रही है, अभी और किस किस की बलि लेगी वो देखने वाला समय बताएगा। समय बताएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन इस समय देवेंद्र फडणवीस को लेकर के जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अब देखिए ये सीधा मंच तैयार है। ओथ के लिए राज्यपाल साहब आ चुके हैं और दोनों साइड में दो खाली कुर्सियां हैं। इन दोनों कुर्सियों पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी कि सीएम और डिप्टी सीएम शायद उन दोनों के लिए ही हो, ओथ लेने के बाद शायद बैठें, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये हम लाइव आपको दिखाते रहेंगे। चर्चा को भी जारी रखे हुए हैं और अचानक देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं नहीं, एकनाथ शिंदे बन रहे हैं सीएम। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद आते हैं जेपी नड्डा और कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय नेतृत्व ने निर्देशित किया है कि वो सरकार में आए, यानी कि सरकार जो महाराष्ट्र में बनने जा रही है उसमें बीजेपी अपनी भूमिका निभाए और खुद देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालें। क्या मायने निकाला जाए अमलेंदु उपाध्याय जी इसका? देखिए राजीव, कई मायने और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उसका भी अक्स है इसमें, और जो कानूनी मसला चल रहा है वो भी है, दोनों चीजें हैं। तो पहले तो कानूनी मसले पे बात की जाए। देखिए 12 जुलाई तक का समय है 16 विधायकों को अपने। एक मिनट आपको रोक रहा हूं, ये शपथ ग्रहण जरा देख लेते हैं। लाइव हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, एकनाथ शिंदे शपथ ले रहे हैं और ऐसे शपथ वही है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, मराठी में शपथ ले रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी को भी स्क्रीन पर ले आइए और ये विजुअल भी चलने दीजिए। इसमें कुछ भी नया नहीं है, खबरें सबके पास हैं। अब ओथ ले रहे हैं। अमलेंदु जी अपनी बात रखिए और बीच बीच में इनके बाद डिप्टी सीएम आते हैं तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको देखना। ये तो घोषणा हो चुकी थी, वो जबरदस्ती थोपे हुए हैं और वो भी बीजेपी वर्सेस बीजेपी यहां दिखाई दे रहा है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को देखना ज्यादा, उनके हाव भाव को, और जो हम लोगों के पेशे में एक बॉडी लैंग्वेज नाम का जो एक प्रोवर्ब है वो यहाँ किस ढंग का काम करता है ये देखने की जरूरत होगी। हमारे तमाम साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी से लेकर के जेपी सिंह साहब और धनंजय जी और प्रशांत टंडन जी भी देखेंगे, समझेंगे, बताएंगे। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी अपनी बात आगे रखिए, जारी कीजिए।
देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है वो वैकेशन बेंच के सामने हुई है, और अब जब मामला जाएगा तो वैकेशन बेंच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट खुल चुका होगा तो वो पूरी बेंच के सामने जाएगा, जो बाकायदा डिप्यूट होगी रजिस्ट्री के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि वैकेशन बेंच में जो बातें चल गई वो सुप्रीम कोर्ट की जो असली बेंच बैठेगी उसके सामने संभव लगता है कि नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को अच्छे से भांप रही है कि डिप्टी स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में जिस तरीके से दखलंदाजी दी गई है, और ये कहते हुए कि हम दखलंदाजी नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद दी गई है। ये कहा गया कि हम जो है उसमें दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, असेंबली की जो प्रक्रिया है उसमें दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, हम केवल समय बढ़ाने का दे रहे हैं, ये कहते हुए किया गया है। तो इसका मतलब कि वो चीज वहां जाकर के फिर वो टिकेगी नहीं। तो इसलिए जो है सब कुछ अभी जो कुछ भी होगा हाथ में वो डिप्टी स्पीकर के हाथ में होगा। और अगर ये बहुमत साबित करने की बारी आती भी है शिंदे साहब की, जो अब मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से बन रहे होंगे, अब तक शपथ ले ली होगी उन्होंने या चल रही होगी, बन जाएंगे, तो वो शपथ लेने से पहले या लेने के मतलब बहुमत साबित करने से पहले या करने के बाद भी हो सकता है कि वो अयोग्य ठहरा दिए जाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। तो इसलिए जो है ये एक जो है ये साफ रास्ता जो निकाला गया है। दूसरा एक मामला जो है देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से आगे बढ़कर के इसको लीड कर रहे थे, और मैं फिर कहूंगा कि ये जब समय शुरुआत हुई इस ऑपरेशन की उस समय केंद्रीय नेतृत्व इसमें शामिल नहीं था, ये उस समय शुद्ध देवेंद्र फडणवीस का ही ऑपरेशन था। बाद में इसमें जो शामिल हुआ है केंद्रीय नेतृत्व, अमित शाह जब शामिल हुए हैं तो वो बाद में शामिल हुए हैं जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे, उनकी जाके मुलाकात हुई है। तो अब जो गुजराती भाई लोग हैं हमारे, उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बार बार ये चर्चाएं चलती रहती थी कि आरएसएस जो है योगी आदित्यनाथ को बढ़ा रहा है कि किसी और को बढ़ा रहा है, मोदी जी का विकल्प तलाशा जा रहा है, अमित शाह जो है मोदी जी का जो है वो उत्तराधिकारी नहीं होंगे, ये सारी चर्चाएं चलती थी। और ये बार बार कहा जाता था कि आरएसएस का जो है भारतीय जनता पार्टी पर प्रभाव है, सब कुछ आरएसएस तय करता है। मुझे लगता है ने मिलकर के आरएसएस को भी एक संदेश भेजा है कि ठीक है आपकी भारतीय जनता पार्टी में चलती होगी पर यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, नमो पार्टी है, तो कृपया लक्ष्मण रेखा को आप लांघिए नहीं, आप अपना वैचारिक एजेंडा हमको बताइए, जो हमें लागू करना वो हम करते रहेंगे, लेकिन आप हमारे जो प्रशासनिक मामले हैं और राजनीतिक मामले हैं उनमें कृपया बराए मेहरबानी आप हस्तक्षेप ना करिए। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है वो संघ के असली आदमी हैं और वो उनका मोदी शाह की कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी एक संदेश जो दिया गया है कि देखो हमने किस तरीके से निपटाया है कुल मिलाकर के। तीसरी चीज ये है कि देवेंद्र फडणवीस को सीधा चाहूंगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आ चुके हैं, जरा चाहूंगा कि जरा इनके बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए और समझा जाए कि क्या कुछ चल रहा है, क्या अपने मन से बड़ी खुशी के साथ ये पद ग्रहण कर रहे हैं वो, या कुछ और भी है। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त ओथ ले रहे हैं। जरा स्क्रीन के दूसरे साइड वो कोने में अगर देखें, बिल्कुल राइट साइड में कोने में दिखाई दे रहे हैं फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, और ओथ लेते हुए ये दिख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी सीएम की कुर्सी क्या देवेंद्र फडणवीस को पसंद आएगी, जो मुख्यमंत्री रह चुका हो पूरे 5 साल तक, दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश नहीं सफल हो पाए, अब आज मुख्यमंत्री खुद उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं नहीं एकनाथ शिंदे बन रहे हैं, और उसके बाद घोषणा हुई। ये देखिए, ये देवेंद्र फडणवीस चेहरे को, इनके हाव भाव को, इनके एक्सप्रेशन को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जरूरी है। और ये साफ दिखाई दे रहा है, एक मायूसी है चेहरे पर, एक मायूसी दिखाई दे रही है, और इस मायूसी की भी हम चर्चा कर ही रहे हैं, पहले से ही चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करेंगे। और ये ओथ सेरेमनी और ये जारी है। आप सब लोग देख रहे हैं, ये लाइव वाले बॉक्स में आप देवेंद्र फडणवीस को देख रहे हैं, और हमारे 5 साथी अलग अलग बॉक्स में बने हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक हैं, जेपी सिंह साहब हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। जी अमलेंदु जी, आप तक आऊँगा, लेकिन अब सीधे आना चाहूँगा। जेपी सिंह साहब, सबकी बातें आप सुन रहे थे, बहुत इत्मीनान से आप सुन रहे हैं। कानूनी पहलू पर भी हम लोगों ने खूब चर्चा की
लेकिन यहां जो बात दिखाई दे रही है कि पहले, और ये घोषणा खुद देवेंद्र फडणवीस ने की, पहला नाम सीएम का शिंदे, एकनाथ शिंदे, और उसके बाद आज शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे शपथ ले रहे हैं और अकेले शपथ ले रहे हैं, ये कह रहे थे, और अभी अकेले नहीं बल्कि वो भी साथ आ गए और उनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि तलवार लटका करके और शपथ ग्रहण करवाई गई है। क्या कहेंगे? सीधे आना चाहूंगा जेपी सिंह साहब के पास में। देखिए, हमें तो से कानूनी मुद्दे पर भी कुछ कहना था, लेकिन हम पहले इसी बात को कह रहे हैं, भाजपा में चीफ मिनिस्टर होके कैबिनेट मिनिस्टर बनने की पुरानी परंपरा है। मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश में इसके दूसरे सबसे बड़े उदाहरण है कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। संविधान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई प्रावधान नहीं है। ये कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं। अब वो नंबर 2 ऐसे मानिए और चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह दीजिए, ऐसे मानिए। देखिए, बीजेपी पूरी तरह डिफेंसिव मोड में है उद्धव ठाकरे के दांव से, क्योंकि डिसाइड नहीं हुआ, जैसा कि धनंजय जी ने कहा, कि कितने एमएलए इनके हैं कितने उनके हैं, और 16 एमएलए पर जो है वो तलवार लटक रही है। और फिर एक्चुअल पोजीशन जब 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर इस मामले की सुनवाई होगी, तब सामने आएगी कि इस बीच में कितना कानूनी दांव पे चला गया। जैसे अब इनकी सरकार बन रही है तो ये जो है वो आपका स्पीकर का चुनाव करा देंगे, फिर मामला और डिप्टी स्पीकर के बजाय स्पीकर के पास चला जाएगा, योग्यता का मामला। तो अभी बहुत से दांव बाकी हैं, लेकिन ये डिफेंसिव मोड में है। लेकिन सरकार स्थिर इस तरह है कि शिंदे साहब के साथ एक भी एमएलए नहीं है शपथ ग्रहण के समय। पता नहीं किस डर से उन्होंने अभी उनको गोवा में रख रखा है, साथ लेके नहीं आए। दूसरी बात, अगर शिंदे साहब की अकेले सरकार बनती शिवसेना की और बीजेपी बाहर से समर्थन देती, और एक दिन रातों रात जो है वो फिर से शिवसेना में माफी मांग के घुस जाती पूरी की पूरी सरकार, फिर ये उद्धव ठाकरे इनकी जो है आपके बीजेपी की क्या करती। तो इसलिए उनको साथ में रखा है कि ताकि अगर इस तरह का कोई डैमेज हो तो उस डैमेज को जो है वो रह करके साथ में कंट्रोल कर सके। तीसरी बात, अभी भी अनिश्चित है कि क्या होगा, क्योंकि जेबी पारदीवाला और सूर्यकांत जी की जो पीठ थी उसने एक बात कहा है कि जो आपका जो फ्लोर टेस्ट है, जो आपकी बाकी सब चीजें हैं, ये जो है इनके अंतिम निर्णय के अधीन होगा। और साथ में एक मौखिक टिप्पणी की कि हमें नहीं लगता कि मामला निष्फल हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमें बाद में पता चलता है कि बिना अधिकार के फ्लोर टेस्ट आयोजित किया गया तो हम इसे रद्द कर सकते हैं, यह एक अपरिवर्तनीय स्थिति नहीं है। अब इन सब तलवार के बीच में आप खुद बताइए कि अगर बीजेपी इसमें शामिल नहीं होती तो क्या होता। और दूसरा, पार्टी हाईकमान तो एकनाथ शिंदे का नाम घोषित नहीं करता। अब जो दांव इन्होंने फडणवीस ने खेला है उस दांव में ये खुद ही चित्त हो गए, उस दांव में ये खुद ही चित्त हो गए। और दूसरी बात, ये जो कहा धनंजय जी ने कि 2/3 का विलय किसके साथ हुआ, दल बदल कानून की यही एक धारा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें जब कसा जाएगा तो इनको कहीं ना कहीं विलय करना पड़ेगा, वरना ये जो है आपके क्या कहते हैं दल बदल कानून अगर 10वीं अनुसूची का शब्दशः अक्षरशः माना जाएगा तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इसमें मतलब कोई बहस का मुद्दा नहीं है आप सब। तो ये सारी परिस्थितियां जो है वहां के साथ हैं। अब सवाल इस बात का है कि अभी जब शिंदे साहब के बाकी आएंगे, अभी तक तो सब लोगों के मुंह में रस चूह रहा था कि हमारी अकेले सरकार बनेगी, हमारे अकेले सारे विभाग मिलेंगे। अब जब बीजेपी भी शामिल हो गई तो विभाग में भी अब बंदर बांट होगा। तो मामला होगा कि विभाग में बंदर बांट हो गया तो मलाईदार कौन पाता है, आपके जो लोग अलग होकर गए हैं वो पाते हैं कि और पाते हैं। दूसरी बात है, मैं सभी मित्रों से क्षमा प्रार्थी होते हुए कहता हूं कि कल रिबेरो साहब का एक लेख जो है निकला था जो है उसमें इंडियन एक्सप्रेस में, और रिबेरो साहब ने कहा कि चाहे हम बीजेपी के साथ हो या ना हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार जितनी भ्रष्ट थी उससे ज्यादा भ्रष्ट उद्धव ठाकरे की सरकार है। और एक प्लान यहां आया कि वो 2000 स्क्वायर मीटर पे जो सड़क बन रही थी वो 14000 स्क्वायर मीटर पर बीएमसी की सड़क बन रही है ठाकरे साहब के राज में, और पिता पुत्र किसी की बात सुनते ही नहीं थे। ये भी साथ साथ में हकीकत जान लीजिए आप। जी, तो आप अपनी बात रख रहे थे, अब बहुत सारी बातें यहाँ आप इनपुट दे भी रहे हैं। एक बार फिर से आना चाहूंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, अब जरा समझने की कोशिश करें कि अंदर खाने में क्या लगता है आपको। आपने सरकार खासकर
जो अभी जिक्र आ भी रहा था, अभी हमारे साथी जेपी सिंह साहब कह भी रहे थे, मध्य प्रदेश का जिक्र भी कर रहे थे, बाबूलाल गौर से लेकर के और कमलनाथ की सरकार जाते हुए हमने देखी, और उसमें ये भी अब जो कुछ देख रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन लोटस कहां होते हुए अब पहुंच चुका महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो पर्दे के पीछे हैं, और जो सूत्रों के हवाले से जो बातें होती रहती हैं, जो कहा जाता रहा है, बड़े बड़े चैनल्स और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो कह रहे थे, उससे इतर जो आदमी सीएम बनने वाला था वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो गया है। डॉक्टर राकेश पाठक का वीडियो शायद अभी आउट है, लेकिन जैसे जुड़ते हैं उन तक इस सवाल के साथ आऊंगा। लेकिन धनंजय जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पे, क्योंकि अब अभी आपने विजुअल भी देखा कि एक तरफ एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ यहां फडणवीस, कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस यहां सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सरकार भले चली गई हो, उद्धव ठाकरे, यहां एक चीज जो साफ दिखाई दे रही है वो यही है कि कांग्रेस और एनसीपी सरकार से बाहर हैं और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से बाहर हैं, पद से बाहर हैं, लेकिन सरकार बाकी वैसी ही है। यहां पर कांग्रेस और एनसीपी की जगह पर सिर्फ बीजेपी सपोर्टिव भूमिका में नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी की जो है पिछले बार 2019 में जब इन्होंने अजित पवार के साथ सरकार बनाई थी, उससे ज्यादा भद हुई है, और अभी आपके सामने आ जाएगा, कुछ दिन और देखिए भद हो जाएगी। लेकिन अभी आप देखिए, अभी जो दृश्य है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी की भद हो चुकी है। उनका मकसद था शिवसेना को तोड़ना, ये अभी बता रहे हैं, लेकिन शिवसेना को तोड़ करके उनको मिला क्या? उद्धव ठाकरे मजबूती से खड़े हो गए। बेसिकली देखिए, इनका एजेंडा ये था कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बन के आए तो हिंदुत्व के मुद्दे पे जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव को आगे किया, और जिस तरह से बीजेपी के हिंदुत्व का, आप इसके पहले थोड़ा जाइए कि राहुल गांधी ने ये बड़ा डिफाइन किया था कि हिंदुत्व बेसिकली क्या है, सावरकर का और गांधी का, या हमारा या उनका हिंदुत्व क्या है, इस पे बात की थी राहुल गांधी ने, और उसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखा दिया इन लोगों ने कि भाई उद्धव ठाकरे तो हिंदुत्व की बात लेकर के आए, शिवसेना तो हिंदुत्व की बात करने में बीजेपी से आगे रही। जब 1992 में जो घटनाक्रम हुआ था बाबरी मस्जिद का, जो कुछ बोलना चाह रहे हैं राकेश भाई जी? नहीं, आपकी बात रखिए, वो मैं समझ गया हूँ। डॉक्टर राकेश पाठक जी, यहाँ लाइट चली गई है, वो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर में लाइट आ भी जाएगी। मौसम थोड़ा खराब है तो इसलिए लाइट का ये सब फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, समझ रहा हूँ। लेकिन धनंजय जी, अपनी आप बात पूरी कीजिए। और जरूर जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब बाबरी मस्जिद और जो ढहाया गया, उस समय बीजेपी वाले तो भाग गए थे। शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि हमारे सिद्ध सैनिकों ने तोड़ा है। तो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र में रह करके भी पूरे देश में बन गए, और इससे संघ को बड़ी परेशानी हो रही थी। मैं बार बार बोल चुका हूं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, आज जो आपके नए दर्शक है वो भी समझेंगे कि बाला साहब के रहते बीजेपी यहाँ लगातार छोटे भाई के तौर पे ही रही, उनके कंधे पे या उनकी उंगली पकड़ करके बीजेपी आगे आई। और जब मोदी काल हुआ, मोदी काल के बाद जो है बाला साहब चूंकि कमजोर पड़ गए थे, बुजुर्ग हो गए थे, तो जिस तरह से खेल खेला गया वो हम सब ने देखा। आपको याद होगा कि उस समय जो है अलग अलग लोग लड़े थे चुनाव, लेकिन फिर बाद में बीजेपी को लगा था कि हम जीत जाएंगे, हम अकेले सरकार बना लेंगे। लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो वापस जो है सरकार बनानी पड़ी इनके साथ, उद्धव ठाकरे को साथ लेकर के। और फिर जो है बाद में जो उद्धव ठाकरे ने जब कहा कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, तो इन्होंने साथ इनकार कर दिया, और उनको लगा कि उद्धव ठाकरे जब बाला साहब है नहीं है, बाला साहब की डेथ हो चुकी थी उसके पहले, तो हमें इनको निपटा देना बड़ा आसान है, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट जिनको लगा कि ये बहुत सॉफ्ट है उद्धव, और उद्धव के से राजनीति हम छीन लेंगे। लेकिन उद्धव ने जिस तरह से जिस परिपक्वता का परिचय दिया और मुख्यमंत्री बन के दिखा दिया, और दिखा नहीं दिया बल्कि अच्छा शासन चला के दिखा दिया। अभी जेपी साहब जो बोल रहे थे, किसी आदमी किन्होंने लिखा है एक आर्टिकल, उसका जिक्र कर रहे थे, वो ठीक है, हर आदमी का अपना अपना परसेप्शन है व्यक्ति के बारे में। लेकिन उद्धव को जो जिस तरह से आज हम यहाँ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि एक अच्छी सरकार उन्होंने चलाई,
और जिस तरह से आपने मराठी का जो उनका फेसबुक लाइव जो कल का आपने दिखाया उसका थोड़ा सा अंश मैं बता दूं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री पद का कभी लालच नहीं रहा, इसलिए जैसे ही संदेह उपजा मैं वर्षा से मातोश्री आ गया। और देखिए जो पेड़ा खाया कल इन लोगों ने उससे फूड पॉइजन हो गया इन लोगों को, और फूड पॉइजन का ही असर है कि देखिए नाइट वॉचमैन बनाना पड़ा शिंदे को। आप जब शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाह रहे थे तो शिंदे को क्यों मुख्यमंत्री बनाने की सोची? अच्छा, शिवसेना जब आप शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे तो आप तो कह रहे थे कि हम नहीं रहेंगे सरकार में, फिर आपको उप मुख्यमंत्री पद क्यों देना पड़ा, फडणवीस को मनाना पड़ा इसके लिए? तो इन सारी चीजों में राजीव भाई बड़ा स्पष्ट है, कुछ कहने लायक बचा नहीं है। और बीजेपी बिल्कुल जो है मात खा चुकी है, फिर से भद हुई है। अभी कहां अभी की और भद होनी अभी बाकी है। देखिए इन्होंने क्या किया इस बीच, राज्यपाल का तो बेड़ा गर्क कर चुके थे पिछली बार 2019 में, इस बार सुप्रीम कोर्ट को ही फंसा दिया है। और जैसा कि अमलेंदु भाई कह रहे थे कि अभी दूसरी बेंच बैठेगी तो कहानी बनकर के नहीं आएगी, तो ये सब मिलकर के फंस गए। और इस फंसाव में शिंदे को भी ये फंसा गए। हालांकि शिंदे आप जानबूझ करके फंसे, शिंदे को फंसने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन ईडी ने जिस तरह से किया और ईडी ने जिस तरह से घेराबंदी किया, उनको उठा करके ले गए, पैसे क्या दिए नहीं दिए मुझे नहीं मालूम। तो ये पूरे प्रकरण में ये जो है लीपापोती चल रही है। ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है 2 आदमी की, ये लीपापोती है। असली खेल अभी आगे आने वाले समय में, मतलब 12 तारीख का भी इंतजार मत कीजिए, अभी कल से देखिएगा नई और करते निकलेगी। कौन विधायक वहां से भाग गया, फिर किसने क्या किया, ये अभी और खेल होगा, अभी देखते जाइए। खेल बाकी है, बिल्कुल कह रहे हैं, सही बात है कि जो पहले आपने दोहराया था पिक्चर अभी बाकी है, प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे, लेकिन एक शब्द आपने यहां इस्तेमाल किया है नाइट वॉचमैन का। उस शब्द के साथ आना चाहूंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। नाइट वॉचमैन दोस्तों आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, जो क्रिकेट के खेल को बहुत नजदीक से देखा है जिन्होंने, वो जानते हैं कि आखिर में जो 5 दिनों का जो टेस्ट मैच होता है उसमें आखिर में अगर आज का दिन समाप्त हो रहा है और विकेट गिर गया तो एक अच्छे प्लेयर को टीम जो है नहीं उतारती है, सोचती है कि अच्छा प्लेयर अगर वो भी आउट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लाइट की कमी रहती है और आखिरी ओवर्स होते हैं। क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने उसी नाइट वॉचमैन की तरह उतारा है? ये भी एक सवाल है जिसको कहते कहते आगे बढ़ गए हमारे साथी धनंजय कुमार जी। और इसी सवाल के साथ आना चाहूंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। क्या एकनाथ शिंदे नाइट वॉचमैन है उसी क्रिकेट गेम की तरह इस सियासी गेम में, जहां बाद में बीजेपी जो चाहती है पहले छोटे भाई की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ो, उसके बाद बड़ा भाई बनो, ऐसे कि जिसके सहारे, जिस सीढ़ी के सहारे ऊपर तक पहुंचे थे उस सीढ़ी को एक लात मारो और वो सीढ़ी बाहर, हम छत पे बल्ले बल्ले। क्या वही होने जा रहा है महाराष्ट्र में, या कुछ और है कि महाराष्ट्र की कहानी बिहार और गोवा की तरह नहीं है, कुछ और है? देखिए महाराष्ट्र की कहानी में अब तक जैसा कि प्रशांत जी ने कहा ना, पटकथा इतनी बार काटी जा चुकी है, नए नए संवाद, नए नए दृश्य उसमें लिखे जा चुके हैं, तो मुझे अब भी ऐसा लगता है कई दृश्य इसमें आना बाकी है। आपने शुरू में जब लाइट गई उससे पहले मुझसे आप पूछ रहे थे बॉडी लैंग्वेज का सवाल, तो मैं संयोग से बड़ी विनम्रता से ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये बॉडी लैंग्वेज शब्द भारत की राजनीति और पत्रकारिता में जिस घटना से आया था, मैं उस घटना का साक्षी हूं। आप सबको, प्रशांत जी को याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ की आगरा में समिट हुई थी, ये पत्रकारिता में सबसे पहले शब्द तब आया था जनरल मुशर्रफ की बॉडी लैंग्वेज को लेकर। मैं नवभारत का संपादक था उस समय ग्वालियर में, और मैं आगरा में उस अटल मुशर्रफ समिट को कवर करने गया हुआ था। ये देखा जाए तो बड़ा, शुरू में तो ऐसा लगता था ये एक जुमला टाइप है बॉडी लैंग्वेज, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि सचमुच व्यक्ति पर होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का असर उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। हमने बहुत छोटी सी स्क्रीन पर देखा, मैं तो शायद मोबाइल पर ही हूं, आप लोग पता नहीं लैपटॉप पर देख रहे होंगे, कि देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर, माथे पर हल्की सी शिकन भी थी। वो जो खुशी होती है शपथ लेने की, वो उनके चेहरे पर नहीं थी। उसके पीछे कितनी आगे दुरभी संधियां अभी छुपी हुई हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में। वो जो धनंजय जी ने शब्द इस्तेमाल किया नाइट वॉचमैन का, मुझे ऐसा लगता है नाइट वॉचमैन एकनाथ शिंदे हैं या देवेंद्र फडणवीस हैं। ये भी अभी स्पष्ट नहीं है कि दोनों में से नाइट वॉचमैन सचमुच में कौन बचेगा लास्ट में।
और जब अगली पारी सुबह शुरू होगी, सुबह यानी 11 जुलाई की शाम के बाद, इसमें जो सबसे बड़ी बाधा आने वाली है वो जैसा कि अमलेंदु जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की बैठेगी बेंच। और ये जो कानूनी अभी उल्लंघन हुए, हम सीधे सीधे आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन हम सब जानते हैं, मैंने भी कल लिख दिया था, सुप्रीम शाखा अगर ये फैसला नहीं करती तो विश्वास भंग हो जाता, हमारा भरोसा टूट जाता। वो जो करने वाली थी उसको लेकर देश पूरा मुतमईन था। डिस्कनेक्ट हो गया शायद डॉक्टर राकेश पाठक का, लेकिन प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात बॉडी लैंग्वेज, जी धनंजय जी मैं जो कह रहे थे राकेश पाठक जी की नाइट वॉचमैन कौन है, शिंदे है या ये, तो कभी कभी होता क्या है कि नाइट में 2-3 बॉल बचा हुआ है, नाइट वॉचमैन के तौर पे भेजा गया किसी को, और पता लगा कि 1 रन लेकर के नाइट वॉचमैन इधर आ गया और दूसरा जो मेन बैट्समैन था वो अगली बॉल पे आउट हो गया, तो फिर एक बैट्समैन को भेजा जाता है। तो फिर तो ये जो भेजे गए हैं ये देवेंद्र फडणवीस साहब, तो वही है, अब 2 नाइट वॉचमैन बना दिए गए। रहते कि पता नहीं कौन नाइट वॉचमैन होता है, लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी का वीडियो अटक गया है और सुनील शुक्ल जी को बहुत देर से हम लोग उनका इंतजार कर भी रहे थे, जुड़ गए हैं। एक बार जल्दी से चलते हैं सुनील जी आपके कमेंट के लिए। हम लोग अभी बॉडी लैंग्वेज पे बात कर रहे थे सुनील जी, और हमने बॉडी लैंग्वेज दोनों की देखी। एकनाथ शिंदे भी यहां खुश नजर नहीं आ रहे थे, जो अभी तक अगर आप लोग याद कीजिए, प्रशांत टंडन जी और धनंजय जी, हम लोग आप सब लगातार पिछले 9-10 दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। खासकर गुवाहाटी से जो तस्वीरें आती थी एकनाथ शिंदे की, जिस दमदारी से विरोध करते हुए नजर आते थे, आज जब ओथ ले रहे थे तो वो दमदारी, खैर ओथ लेने में दमदारी क्या दिखाएंगे, लेकिन चेहरे पर एक शिकन दिखाई दे रहा था। और उनसे ज्यादा जो बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं वो एक अलग ढंग का दिखाई दिया देवेंद्र फडणवीस का। क्या कुछ कहेंगे सुनील शुक्ल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, और क्या आप कल की सुबह किस ढंग से देख रहे हैं इस नई सरकार की? पहले तो क्षमा चाहता हूं, नेटवर्क की वजह से मैं बहुत दुखी हुआ, आज बहुत परेशान हुआ, इस वजह से कई बार डिस्कनेक्ट हुआ ये। और राजीव जी देखिए, शिंदे साहब को ये लग रहा है, इनको अपने कम से कम अपने बारे में व्यक्ति को खुद पता होता है। एकनाथ शिंदे को पता है कि वो शिवसेना के नेता नहीं है। शिवसेना के कैडर ने, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, शिव सैनिकों ने, शिवसेना के नेतृत्व ने उनको स्वीकार नहीं किया है। और देखिए अभी हमारे ख्याल से धनंजय भाई इसको सही बताएंगे, कहीं पढ़ा, सकाल अखबार में एक सर्वे छपा कि लगभग 75% से अधिक शिव सैनिकों ने अपनी आस्था व्यक्त की है उद्धव ठाकरे के साथ। यानी कि जन समर्थन और शिव सैनिकों का समर्थन दोनों इनको हासिल नहीं है। सरकार है भले में शामिल हो जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, शपथ ग्रहण कर लें, और इनको भी यह पता है कि और भारतीय जनता पार्टी को कहां ले जाके छोड़ेगी, इसके बारे में कम से कम सबको पता है। अब सोचिए ना कि, और आप बात कर रहे हैं जो फडणवीस साहब की, फडणवीस साहब जो 3 कुर्सियां लगी थी उस पर एक पे जाके बैठने के लिए भी तैयार नहीं हुए। मतलब जो कहा गया कि पहले 2 कुर्सियां लगी, 3 कुर्सी लगाएगी, तो जनता सोच करके गए हैं। यानी कितने दबाव में, कितना सोच करके उन्होंने इस पद को स्वीकार किया है, यह तो उनकी चाल ढाल में साफ साफ लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए सरकार शिंदे साहब की चलने वाली नहीं है, और बीजेपी इसको चलने नहीं दे। अल्टीमेटली नेतृत्व जो है वो आना है फडणवीस के ही हाथ में, फडणवीस को ही ये लोग आगे करेंगे। और अभी यह जो एक और पेश है, वह है 11 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये जो कुछ भी कवायद चल रही है वह सरकार भी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि जो अंतरिम आदेश है कि जो मूल पिटीशन है उसके परिणाम के अंदर ही ये पूरी कार्रवाई संपादित मानी जाएगी। तो अभी उपाध्यक्ष की भूमिका क्या मानी जाएगी, 16 विधायकों के जो आयोग घोषित किए जाने की बात चल रही है उसका क्या भविष्य होगा, जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उनमें उनकी योग्यता का क्या सवाल होगा, उस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के भी बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। वह अभी भी यह नहीं चाहती कि जो अजीत पवार के साथ इनकी हालत हुई थी वह पूरा दोहराई जाए। इसलिए वह विश्वास इनके चाल ढाल में आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यह मौका भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो जिस लक्ष्य की ओर ये चले हैं कि सरकार नहीं चलने देनी है महाविकास अघाड़ी की, तो नहीं चलने देनी है।
लेकिन आप या राजीव जी ये मान के चलिएगा कि शिवसेना में शिवसेना उद्धव ठाकरे की है और उद्धव ठाकरे की ही रहेगी। शिवसैनिक उद्धव ठाकरे को ही नेता मानेंगे और जन समर्थन भी उन्हीं के साथ रहेगा। ये सरकार तो भले बन बिगड़ ले, लेकिन मैं एकनाथ शिंदे को भी लंबे समय तक का मुख्यमंत्री नहीं मानता। जो राजनीतिक चरित्र भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसको ध्यान में रख करके। जी 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 तो थोड़ा सा फिर से आना चाहूंगा राकेश पाठक जी। डॉक्टर राकेश पाठक, अचानक उनका वीडियो ऑफ हो गया था। आप प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं। मुझे लगता है प्रशांत जी को सुन लीजिए, मुझे मालूम ही नहीं आप लोगों ने कब तक मेरी बात सुनी। जो बॉडी लैंग्वेज वाली बात मैंने कही थी, तो बॉडी लैंग्वेज भी सचमुच व्यक्ति के अंतर मन में चल रही व्यथा कथा को कहने का काम करती है। और हमने देवेंद्र फडणवीस को अभी जिस तरह मंच पर देखा, वो इस बात का स्पष्ट परिचय कि उनके मन में व्यथा है। जो पूरी कवायद उन्होंने की, धनंजय जी कह रहे हैं ऑपरेशन ही उनका था, सारी प्रयास उन्होंने किए, सब कुछ उन्होंने किया, और उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनना पड़े। जो आदमी प्रधानमंत्री पद के सपने देख रहा था, जो फेसबुक अपने मुहिम चलवाता था देवेंद्र फडणवीस फॉर पीएम, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत राह आसान है इस सरकार की। ये भी भानुमति का कुनबा है। अब ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा कब तक एक साथ रह पाएंगे, इनमें से और कितने घटक बन जाएंगे। और सबसे बड़ा कानूनी पेंच वही कि ये जो ग्रुप अलग हुआ है, इसकी सचमुच में संवैधानिकता, ये किसमें विलय करेंगे? कौन सी पार्टी है महाराष्ट्र विधानसभा में जिसमें इनका विलय हो जाएगा और जो वैधानिक रूप से एक दल कहलाएंगे? वरना ये दल बदल विरोधी कानून में सबके सब 37 के 37 आयोग ठहरा दिए जाएंगे। तो ये अभी कई सारे सवाल इसमें बाकी है राजीव। सारे सवाल बाकी है, लेकिन एक सवाल यहां और भी आता है प्रशांत टंडन जी कि जब पूरा का पूरा ऑपरेशन जो कुछ अभी हो रहा है और बीजेपी अगर साथ में थी, देवेंद्र फडणवीस के इशारों पर अगर सब कुछ हो रहा था, चलो मान लिए चलिए कि देवेंद्र फडणवीस के इशारे पे हो रहा था, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया है, सरकार बनाने की बारी आई, तो यहां अंदर खाने में जो कुछ चल रहा था बीजेपी के अंदर, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, अब देखिए कि बहुत दिनों तक सब लोग बीजेपी का जो पूरा का पूरा कुनबा था वो पर्दे के पीछे था। वन फाइन डे जबकि ये खबर आती है कि अब गोवा लेके लाया जाएगा इन विधायकों को, यानी कि राज्यपाल जब एक्शन संभालते हैं, एक्शन में आते हैं, तब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं और भी कई नेताओं से मिलते हैं, वापस जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस की चर्चा खूब होती है, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, ये बातें होती हैं। देवेंद्र फडणवीस जाते हैं, फिर राज्यपाल से मिलते हैं, फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत देर तक विकास 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 की बात होती है, जो हमारे साथी अभी कह भी रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक कि अगर विकास ही एक पैमाना है तो जो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है उनके मुख्यमंत्रियों को विकास के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इसी विकास के नाम पर आगे बढ़ते हैं और एकनाथ शिंदे को आगे करते हैं, बोलते हैं 7 नहीं 7:30 बजे ये सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, अकेले शपथ ले रहे हैं। अब उसके बाद से कहानी में जो ट्विस्ट है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस ट्विस्ट में आगे और क्या ट्विस्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि सीएम पद की शपथ और डिप्टी सीएम पद के शपथ पर के समय जैसा बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रहा था दोनों कैंडिडेट्स का, सीएम और डिप्टी सीएम का, वो साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा नहीं चलने वाला है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं प्रशांत टंडन जी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वही बहुत अहम है राजीव, पहली बात। दूसरे की तमाम सहानुभूति देवेंद्र फडणवीस के साथ होते हुए भी मैं ये कह रहा हूं कि डिप्टी सीएम केवल एक नेट है सचिवालय में। डिप्टी सीएम नाम का कोई पद भारत के संविधान में नहीं है, ना उसकी अलग से कोई शपथ है। चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। गवर्नर functions for with the aid and advice of the cabinet headed by the chief minister. Same applies for the prime minister in Article 78 or 74. तो ये केवल नेम प्लेट है। दूसरा देखिए, अभी भी जो सवाल जिंदा है, जो मैं पहले कह रहा था उसको मैं और
ढंग से बताता हूं। देखिए, गवर्नर ने सिंगल पॉइंट एजेंडे पर यह स्पेशल सेशन बुलाया है। इसका कोई और एजेंडा नहीं है, इसका सिर्फ एक एजेंडा है, विश्वास मत हासिल करना। वो था ठाकरे साहब के लिए, ठाकरे साहब चले गए, जो नई सरकार है, ऑब्जेक्टिव भी वही था। तो वन पॉइंट एजेंडा को कंफर्म किया है कल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने। जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अपने मैंडेट को बहुत लिमिटेड रखा। बहुत डिटेल आर्गुमेंट हुए, जिसकी चर्चा हम लोगों ने भी की लंबे समय तक कल यहाँ पे। लेकिन वो सारे आर्गुमेंट को आप देखिएगा, डिप्टी स्पीकर को लेकर हुआ, तमाम सारे केसेस डिस्कस हुए वहां पे, ऑर्डर में कुछ भी नहीं आया है। लेकिन वो सारे जो आर्गुमेंट है वो रिटन आर्गुमेंट है, फाइल में लगे केस की। ऑर्डर में 3 पॉइंट का ऑर्डर है, बहुत ब्रीफ, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि स्पेशल ये सेशन बुलाया जाएगा, इसमें विश्वास मत प्राप्त किया जाएगा, और डिप्टी स्पीकर के मामले पर कोई भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में नहीं की है। तो यानी जब 11 तारीख को मामला जाएगा तो वो नए सिरे से डिस्कस होगा। तो इस सेशन में दूसरी बात कि अगर ये सोच रहे होते, मान लीजिए स्क्रिप्ट क्योंकि बदल रही है, तो हम भी हाइपोथेटिकल बात करें। कल हम अमलेंदु जी ने हाइपोथेटिकल थ्योरी दी है काफी यहाँ पे। देखिए, अगर वो स्पीकर के चुनाव में जाते तो इन्हीं गवर्नर ने स्पीकर का चुनाव रोका हुआ है, ये कहते हुए कि वो सब जुडिस है। तो अब डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सब जुडिस है। तो आप अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं ला सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर दे। अब ये सारे पेज तब आएंगे कि जिस दिन, कल या परसों, जब भी सरकार विश्वास मत हासिल करने जाएगी, उसके बाद डिप्टी स्पीकर क्या करते हैं, जो कि ओरिजिनली एनसीपी से है, उस पे ही टिकेगा, क्योंकि उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। तो अभी इसमें, इस कहानी में बहुत सारे पेच आने हैं, और ये कहानी मैं फिर कहूंगा कि बहुत समझदारी से नहीं लिखी गई है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में लिख दी गई। ये सोच के कहानी लिख दी गई कि गोवा या मणिपुर का खेल कर रहे हैं। यहाँ स्थिति दूसरी थी, और इसमें अभी बहुत परिवर्तन आने हैं अगले 24-48 घंटे में। एक बात और मैं कहता हूं, अगले 24 से 48 घंटे में जी कुछ कह रहे हैं प्रशांत जी। हाँ, एक बात और कि बहुत आज की जनरेशन को नहीं याद होगा, एक रामलाल गवर्नर थे आंध्र प्रदेश के, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के, इंदिरा गांधी के समय। और इंदिरा गांधी ने एनटी रामाराव की सरकार इसी तरीके से गिरवाकर, और उनके रिश्तेदार थे भास्कर राव, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उनके नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड आज भी है कि उनकी जो पार्टी बनी थी उसकी सभी लोगों की जमानतें जब्त हो गई थी। तो ये भी एक कहानी है। बिल्कुल कहानी है। जेपी सिंह साहब, एक तो विश्वास मत की कहानी आगे बढ़ेगी, अभी विश्वास मत तो हासिल करना ही होगा, और जो अभी कह रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कि विश्वास मत भी एक पिटारा है, और यहाँ से भी बहुत सारी चीजें खुल करके दिखाई देंगी जब ये पिटारा खुलेगा तो। और साथ साथ एक बात और भी हमारे एक साथी ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी है, एकनाथ शिंदे, एकनाथ यानी कि ई पहला अक्षर, देवेंद्र फडणवीस डी दूसरा अक्षर यानी ईडी, ये ईडी सरकार है। देखिए, लोग तरह तरह के उसमें हिज्जे में जो है अपना अपना अर्थ निकालेंगे, लेकिन दल बदल कानून की जहां तक बात है, उसमें जब तक इनके 2/3 सदस्यों का कहीं मर्जर नहीं होता, तब तक ये तलवार इनके ऊपर लटकी है। और अगर ये दल बदल की तलवार इनके ऊपर लटकी है तो इनकी सरकार, जैसे भी धनंजय वो बताया उन्होंने, प्रशांत जी ने, कि कुछ दिनों की हो सकती है या भास्कर राव जैसी हो सकती है। लेकिन इसी में आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण नहीं बताया, जहां
भंडारी साहब राज्यपाल थे और उन्होंने सरकार गिरा दी थी बीजेपी की, और यहाँ जो है आपके क्या कहते हैं जगदम्बिका पाल को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। सरकार जो है वो हाई कोर्ट में 24 घंटे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सब आदेश पलट दिया था। आज जगदम्बिका पाल उसी बीजेपी में है, और आज जो है वो क्या कहते हैं उनके जो सबसे बड़े सिपा सालार थे नरेश अग्रवाल, वो भी बीजेपी में है। बाकी लोग कौन कहाँ गया इसका कोई अता पता नहीं है। इसी तरह आप अगर इतिहास में जाए तो 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे बिहार में सतीश प्रसाद सिंह। किसी को बताइए तो जल्दी मानेगा ही नहीं कि 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, लेकिन गूगल करके देख लीजिए तो आ जाएगा कि 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बिहार के थे। तो गवर्नर और ये सब खेल तो भाई बहुत पहले से चल रहा है, जैसे भास्कर राव जी का आपने उदाहरण दिया। कुल जमा मामला ये है कि 11 तारीख को जो सब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो कौन क्या बात कर रहा है इसके ऊपर सारी चीजें निर्भर हैं। बाकी एकनाथ शिंदे अंतिम पारी खेल रही है, बाकी शिवसेना के जो एमएलए अब उनके भविष्य का सवाल है, क्योंकि ये जानते हैं कि इसके बाद अगर हम कौड़ी के 3 हुए तो फिर हमको कोई भी हमें लेने वाला नहीं होगा, और फिर पता नहीं अगला चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि एक बार पहले भी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, दोबारा राजनीति में आए हैं। इसलिए दल बदल कानून सबसे महत्वपूर्ण है और सब तलवार लटकी हुई है। बहुत बुद्धिमानी का काम किया, जैसा धनंजय जी ने कहा कि उन्होंने विश्वास मत के पहले ही इस्तीफा दे दिया, कि ताकि ये पता ही नहीं चला कि कौन किसके साथ है, कितना किसके साथ नंबर है। तो ये बात जो है अंतिम समय तक ये बात चलेगी कि कौन किसके साथ है, किसका नंबर है। जब वहां से जब एमएलए आएंगे तब पता चलेगा कि कितने इनके साथ रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी इनके साथ एमएलए हो तो सभी मंत्री बनना चाहेंगे। क्या ये बना पाएंगे क्या मंत्री सभी को? तो कोई क्यों किसी दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी देगा कि दूसरे मंत्री बन जाए, वो संतरी बने? तो संतरी तो पहले ही से थे। अभी तो उसमें जो कैट नोट होगी कितने मंत्री गए पहले, तो वही उन्हीं को मंत्रिमंडल चाहिए। तो इसलिए अभी बहुत कठिन डगर है। ये 2 दिन के लिए भी हो सकते हैं, 15 दिन के भी हो सकते हैं, लेकिन ये मतलब जब तक विलय नहीं करते जो है भाजपा में अपना, तब तक कहा नहीं जा सकता कि जो है ये कई दिन के मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है 2 दिन के हो, 4 दिन के हो, 7 दिन के हो, 12 दिन के हो, 15 दिन के हो जी। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जो भाजपा चाहती थी उसमें महाराष्ट्र में सफल हो गई। जी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो भाजपा चाहती थी उसमें, लेकिन जैसे ही घोषणा हुई एकनाथ शिंदे की, गोवा में बैठे हुए जो विधायकगण हैं वो नाचने लगे। और कैसे नाच रहे हैं जरा वो तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए। जो डांस जो होटल में कर रहे हैं, टेबल के ऊपर चढ़ चढ़ के कर रहे हैं, अगर हमारे साथी दिखा पाएं तो जरूर दिखाइए कि जो डांस कर रहे हैं, और वो डांस एक अलग है। ये देखिए, ये उधर घोषणा होती है एकनाथ शिंदे की, और इधर विधायकगण जो बागी विधायक हैं शिंदे गुट के, वो डांस कर रहे हैं। गोवा है और गोवा में डांस क्यों ना करें, लेकिन इनको, जैसा अभी जेपी सिंह साहब कह भी रहे थे कि इनको भी अगर एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी है तो ये भी चाहेंगे। इनमें से 9 तो ऑलरेडी कैबिनेट में थे ही, और उसके अलावा भी चाहेंगे कि कैबिनेट में आ जाएं। क्या ये सब संभव है? और बहुत सही बात है कि जब विश्वास मत की बारी आएगी और उससे पहले जो अयोग्यता का सवाल है, इन कसौटियों पर ये लोग कैसे खरे उतरेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल सामने आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है वो भी देखना होगा। तो बहुत सारी बातें आज इस चर्चा में हम जो कर रहे हैं उसमें निकल के आ रही हैं। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पल पल में रिपोर्ट्स जो हैं, पल पल में घटनाक्रम को चेंज होते हुए हम देख रहे हैं। एक तरफ आकर के कहते हैं देवेंद्र फडणवीस की एकनाथ शिंदे बन रहे हैं, मैं नहीं, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के ऊपर तलवार लटकाई जाती है कि नहीं जी, आप डिप्टी सीएम का पद यहां स्वीकार कीजिए। लेकिन डिप्टी सीएम का जो पद है वो, जैसे कह रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, ये कोई पद नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है। आप डिप्टी हैं लेकिन आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप सीएम नहीं हैं, या तो सीएम या कैबिनेट मिनिस्टर। तो क्या कैबिनेट मिनिस्टर का पद लेकर के देवेंद्र फडणवीस कितने दिन तक रहेंगे? कई सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अमलेंदु जी और सुनील शुक्ल जी से एक एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, लेकिन सिंह साहब कुछ कह रहे थे जी। वो गिनती देख लीजिए, वो 15 से ज्यादा विधायक नहीं है नाचने वाले,
37 नहीं है, 37 विधायक, 38 विधायक में 15 विधायक है। मैंने अभी बहुत कोशिश की गिनने की, तो 15, 16 से 17वां नहीं हो रहा। तो ये भी सही है जी। जी अमलेंदु जी, मैं भी यही कह रहा था कि जो नाच रहे हैं वो 15 भी नहीं है। तो इसका मतलब जो है, ये बात जो है, इसीलिए जो है और आज जब जेपी सिंह साहब को मैंने फोन किया कि आपको शामिल होना है चर्चा में, तो जेपी सिंह साहब ने एक बात कही, हालांकि हम लोग की व्यक्तिगत बातचीत थी, मुझे लगता है कि इसपे जो शिवसेना के वकील साहबान उनको ध्यान देना चाहिए था कि इनको हैवियस कॉर्पस जो है वो डालनी चाहिए जो लापता विधायक हैं उनके बारे में, कि भाई इनको सामने लेके आओ। और इस पे जो है अदालत में किसी भी वकील ने कोई बातचीत की ही नहीं, जबकि जो 16 विधायक गए थे अदालत में वो स्वयं कह रहे हैं, वहां जाते हुए 16 विधायक की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। यानी कि वो विधायक जो है वो कह रहे हैं सरकार पास विधायक नहीं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आते हैं। हालांकि उस समय ये तय नहीं होना था कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन इस पर चर्चा जो थी मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी। तो कुल मिला के भी जो स्थिति है वो ये है कि ये सारे विधायक जब आएंगे वोट देने के लिए, और जब ये दांव पे चुने मालूम पड़ेंगे कि एकनाथ शिंदे विधायक बन गए और तलवार जो लटकी हुई है 16 विधायकों के ऊपर अयोग्यता की, तो ऐसी स्थिति में जो बाकी हैं 16 के अतिरिक्त वो क्या इनके साथ रहेंगे? और फिर वही आएगा कि विप जारी जब होगा तो सुनील प्रभु का विप जो है वो चलेगा। तो जब सुनील प्रभु का विप चलेगा तो वो विप जो है कौन कौन मानेगा, कौन कौन नहीं मानेगा, तो यह बाध्यता हो जाएगी कि उत्साह टिके रहने की। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो अभी अधर में है और कानूनी दांव पे बहुत ज्यादा है। पल पल जो है वो खबरें आएंगी ऐसी और वैसी। और अब देखिए जो गोदी मीडिया खबरें चला रहा था सूत्रों के हवाले से, और बाकायदा लिस्ट जारी हो गई थी कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे, फलां को ये विभाग मिलेगा, फलां को वो विभाग मिलेगा। अब वो कहाँ चलेगी सारी सूत्रों की खबरें? तो ये जो सूत्रों की खबरें ये चलती रहेंगी और दांवपेच भी चलते रहेंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गंभीर संकट में फंसी हुई है कुल मिला करके। और अब इनका संकट, अंदरूनी संकट जो भारतीय जनता पार्टी का, वो भी आपको थोड़े समय में सतह पर दिखाई देने लग जाएगा। जी बहुत सारी बातें, लेकिन अभी हमारी टीम गिन रही थी कि हाँ सचमुच कितने लोग हैं, तो मैक्सिमम 17 लोग मिल रहे हैं। वो हो सकता है जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जेपी सिंह साहब। एक बार उस तस्वीर को जरूर दोबारा मैं चाहता हूं कि उस तस्वीर को दोबारा लाइए, उस पर बहुत चर्चा हो रही है। और वो डांस करती हुई जो तस्वीर है, जो वीडियो है, ये देखिए, ये हम लोग गिनने की कोशिश, हमारी टीम गिनने की कोशिश कर रही थी। 17, 15, 16, 17 ऐसे ही लोग आ रहे हैं। हमारे कई साथी लिख भी रहे हैं, एक ने ऐसे ही अभी देख भी रहा था कि 16 लिख रहे थे। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि क्या इतने ही लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं? क्या 37, 38, 39, 40, 45, 55 ये जो दावे किए जा रहे थे, इसकी पोल जल्दी खुल जाएगी? ये सब बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब मिलना बाकी है। क्योंकि जिस प्रकार महाराष्ट्र में महाभारत पिछले 10 दिनों तक हम देखते आए, उस महाराष्ट्र में महाभारत अभी खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र जो है वो महाभारत अभी आगे भी हम देखेंगे, यानी कि जारी है। अंत कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, यह कहना मुश्किल है। क्योंकि यहां एक एंट्री पहले तो थी ही एकनाथ शिंदे की, और एकनाथ शिंदे चाहते थे अगर मुख्यमंत्री बनना, तो इस बात के लिए तो ऑलरेडी उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि आ जाओ, मैंने तो कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ। लेकिन क्या बीजेपी के सहारे बनना और उसके बाद बीजेपी के जो वहां मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो चाहते थे खुद मुख्यमंत्री बनना, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलना और वो डिप्टी सीएम बनते हैं, बना दिए जाते हैं जबरदस्ती तलवार की धार पर, वो कब तक रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब जरूर चाहेंगे हम। एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं धनंजय जी आपसे, क्योंकि मुंबई में आप हैं, मौसम में ठंडक है, सियासत में गर्मी है, और इस गर्मी के बीच आगे क्या कुछ दिखाई दे रही है? नाइट वॉचमैन दोनों कल भी खेलते हुए नजर आएंगे या दोनों गायब दिखाई देंगे? दोनों पहले ही बॉल पे आउट। अब इसको ऐसे एक बताऊं, आपने जो डांस का जो दिखाया, जो उद्धव ठाकरे ने तो कहा था कि आओ मुख्यमंत्री बनो, और फिर बढ़िया नाच नाचते ये। लेकिन क्या है कि अब एक कहेंगे कि मुख्यमंत्री देखिए हम बन गए और हम हिंदुत्व को बचा लिया हमने, कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हिंदुत्व नहीं था, अभी बीजेपी के साथ हिंदुत्व है। लेकिन देखिए ये कहने के लिए है, और गोदी मीडिया इसको चला सकता है, विधायकों को कुछ दिन बहला सकते हैं, 2-4 दिन और। लेकिन फैक्ट ये है
कि जो हम आपको शुरू से ये कह रहे थे कि जब वो विधायक यहाँ आएंगे तब समझ में आएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कह रहा है और विधायक के वहाँ लोकल जो है जो कार्यकर्ता है वो क्या कह रहे हैं। और देखिए सुनील जी ने एक बात कही थी, उसको मैं थोड़ा सा एक लाइन जोड़ के अपनी बात खत्म करता हूँ। सुनील जी ने कहा कि जो है यहाँ पे जब लोगों से बात की गई, एक चैनल ने सर्वे किया, यहाँ का शाम करके एक चैनल है शाम टीवी, तो उसमें कहा कि लोग 60% लोगों ने कहा कि ये जो हुआ वो सही नहीं हुआ और 40% लोगों ने कहा था कि सही हुआ। लेकिन जब फिर शिवसेना और उद्धव ठाकरे पे बात आई तो लोगों ने कहा कि 87% लोग थे जिन्होंने कहा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, उद्धव ठाकरे ही होने चाहिए शिवसेना के लिए। तो देखिए हम ये तो आज सर्वे आ रहा है या जो भी आ रहा है, लेकिन आपको याद होगा हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि ये पूरे खेल में शिवसेना ही विजेता है और शिवसेना उद्धव ठाकरे जो लाना चाह रहे थे जहां अपनी पार्टी को वहां लाके खड़ा कर दिया, और जो ये जो लोग थे बसलमैन टाइप जिसकी वजह से शिवसेना वसूली पार्टी के तौर पे चर्चित थी, वो खुद ही किनारे हो गए। वो जो कहते हैं ना कि समुद्र में जब लहर आती है तेजी से तो समुद्र अपने अंदर जो है कचरा रखता नहीं है, वो बाहर फेंक देता है। तो शिवसेना ने अपना कचरा बाहर फेंक दिया है। और अभी हम ज्यादा नहीं बोलेंगे इसलिए कि अभी बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट को बोलना है, डिप्टी स्पीकर को बोलना है, और बाकी अगर कुछ और बोलना है तो प्रशांत भाई को बोलना है। प्रशांत भाई बोले उसको, क्योंकि वो विशेषज्ञ ज्यादा मुझसे बड़े हैं, मैं उतना विशेषज्ञ नहीं हूँ। तो प्रशांत भाई से एक बाइटिंग क्लोजर, एक क्या कहते हैं क्लोजअप ये लीजिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर होगा। राजीव भाई, आपने गेंद बहुत ही सलीके से प्रशांत जी की तरफ फेंक दिया है। प्रशांत जी क्या कहेंगे, आउट या छक्का? आवाज अनम्यूट कर लीजिए। अगर हम मान भी लें कि सब कुछ बीजेपी के हिसाब से भी हो रहा है, तो बीजेपी के हिसाब से तो ये नहीं हुआ जो आज हुआ है। तो इस स्क्रिप्ट में दिक्कत तो है। अब मान लीजिए कि सब ये विश्वास मत भी प्राप्त कर लें और ये सरकार भी बन जाए, उसके बाद भी आप देखिए कि इतने कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बार बार कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। दूसरी बात की देखिए, इन्होंने इस पूरी स्क्रिप्ट में कानूनी बात हम लोग बहुत कर चुके, इन्होंने उद्धव ठाकरे को बहुत समय दे दिया। और उन्होंने, अगर मैं मान भी लूं कि उनकी ग्रिप थोड़ा सा कमजोर हो गई थी पार्टी में, बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से या जिस भी वजह से, वो उन्होंने रीगेन कर लिया। और शिवसेना जैसी पार्टी, मैं तो बंबई में रहा हूँ 6 साल, शिवसेना बहुत अग्रेसिव पार्टी है और वो चाहते हैं इस तरीके का चीजें हैं, हंगामा। उनको कोई वो नहीं। दूसरी चीज की जो शिवसेना है, जिसकी चर्चा कई बार यहाँ पे धनंजय जी ने की है, वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, आरएसएस से भी ज्यादा, वामपंथी पार्टियों से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं वो। उनकी हर शाखा में एक एम्बुलेंस होती है, चौक टेलीफोन होता है जो उठता है, कोई ना कोई अटेंड करता है, और वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। एनीवे, तो अंत में मैं यही कहूंगा केवल कि उन्होंने समय बहुत दे दिया। रोज शिवसेना जो है वो रीगेन कर रही है। और ये जो संदेश आज गया ना कि फडणवीस नहीं बने और ये डिप्टी सीएम बने, ये बीजेपी के लोगों का बहुत मोरल डाउन करेगा। बीजेपी के लोगों का मोरल डाउन करेगा। कुछ जोड़ रहे हैं जी, बस यही कह रहा था। बिल्कुल। हमारे एक साथी हैं शकील अहमद जी, लिख रहे हैं कि राजीव जी, थर्ड एम्पायर के डिसीजन का इंतजार है, रिव्यू ले लिया गया है। तो ये मजेदार गेम चल रहा है। और हाँ, क्रिकेट में थर्ड एम्पायर, फुटबॉल में भी, हॉकी में भी, सब जगह थर्ड एम्पायर की भूमिका आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और
अब क्या कुछ हो रहा है, क्या इस पूरे पिक्चर में जो महाराष्ट्र का पिक्चर है, ऐसे भी महाराष्ट्र पिक्चर के लिए काफी नामी है। हमारे साथी धनंजय कुमार जी पिक्चर के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, तो वो और अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कुछ चलता है। स्क्रिप्ट राइटिंग उसी अंदाज में किया जाता है कि कैसे आगे उसको फिल्माना है, उस पूरे सीन को। तो क्या कहीं और बैठ करके कोई स्क्रिप्ट राइट कर रहा है, और उसी स्क्रिप्ट राइटिंग में जो ट्वीट सबसे शुरुआत में आप लोगों को हमने दिखाई थी, कुछ ट्वीट्स दिखाए थे, उस ट्वीट में 2 लोगों के ट्वीट, जिसमें एक स्क्रिप्ट राइटर थे साहब जेपी नड्डा जी और दूसरे थे गृह मंत्री अमित शाह जी। इन दोनों के जो स्क्रिप्ट हैं वो सीधा का सीधा कि एक्टिंग करो भाई अब जाकर के वहां फ्लोर पे और डिप्टी सीएम बन जाओ। तो क्या ऐसा था? तो बहुत कुछ है, लेकिन 18 तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव है और उस दिन तक हमारे एक साथी और भी लिख रहे हैं कि उस दिन तक शायद एकनाथ शिंदे रह जाएं, उसके बाद कुछ और हो, जैसा अंदेशा जेपी सिंह साहब लगा रहे थे कि राष्ट्रपति चुनाव को भी मत भूलिए। तो बहुत कुछ इस महीने, ये जून का महीना आज आखिरी दिन, कल से जुलाई का महीना शुरू, एक नया महीना, और उसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि काउंटडाउन ईयर का भी होना शुरू हो जाता है, यानी 6 महीने बीत गए और अगला 6 महीना जो है 2022 खत्म होने की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ देश में जो सियासी हलचल है, जिसमें आने वाले समय में गुजरात और साथ में हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो, अगले साल भी कई सारे चुनाव हैं। लेकिन उन चुनावों के बीच झारखंड पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं दोस्तों, बिहार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और उधर छत्तीसगढ़ में आज इनकम टैक्स के छापे मुख्यमंत्री के करीबियों के ऊपर पड़ गए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, जेपी सिंह साहब बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और डॉक्टर राकेश पाठक जैसा कह रहे थे कि ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीधे आना चाहिए और कहना चाहिए साहब आप ही संभाल दो। तो क्या आगे ऐसा ही होने वाला है? बहुत कुछ है, पिक्चर अभी बाकी है। इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आप तमाम साथी, प्रशांत टंडन जी, धनंजय जी, जेपी सिंह साहब और अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े डॉक्टर राकेश पाठक जी और सुनील शुक्ल जी, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े, अपनी बात, अपने विचार रखे। और हमारे तमाम साथी आज इतने शानदार कमेंट करते रहे। माफ करिए आप लोगों के कमेंट में चर्चा के दौरान नहीं ले पा रहा था, लेकिन शानदार कमेंट आप लोग कर रहे थे, बहुत जानकारी परक और बहुत सारी चीजें। ईडी सरकार की बात असलम चिश्ती जी ने की थी और जो मैं वहां रख भी रहा था, ऐसे बहुत सारे साथी अपनी बात रख रहे थे। और अभी मैं पढ़ भी रहा हूं, सुमित नरखेड़े हैं जो कह रहे हैं कि ये सरकार दूसरी येदुरप्पा सरकार बनेगी, ये कह रहे हैं सुमित नरखेड़े जी। मोहम्मद AR खान हमारे साथ हैं। अफरोज आलम है जो कह रहे हैं बीजेपी का एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का मतलब ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर करना और खुद को महाराष्ट्र में हिंदुत्व के सबसे बड़ा चेहरा बनने का है। इस तारीख कह रहे हैं गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, आपको भी गुड नाइट। मनोज कुमार हैं, कह रहे हैं वाह क्या सीन है, 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद डिप्टी सीएम बन रहे हैं, सत्ता की मलाई खाने के बाद चमड़ी मोटी होती जा रही है, शर्म नाम की चीज भी नेताओं के पास से गायब हो रही है, ऐसा शासन चल रहा है। जावेद इकबाल जी कह रहे हैं बिहार की राजनीति ने एक मिनट बिल्कुल, बिहार की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है, कल इस पर कुछ बात करें। बिल्कुल, बिहार की राजनीति पर भी चर्चा होगी और बिहार की राजनीति में नया मोड़ यह है कि 5 में से AIMIM के 5 विधायकों में से 4 विधायक सीधे सीधे आरजेडी में शामिल हो गए और इस प्रकार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है बिहार में। और अगर बिहार में कुछ होता है तो बीजेपी के पास ये कहने के लिए नहीं होगा राज्यपाल साहब मुझे बुलाइए, हमारी पार्टी को बुलाइए सरकार बनाने के लिए, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। नहीं, अब सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बिहार में बन गई है। लेकिन नजरें उधर भी बिहार के पड़ोसी राज्य, बिहार से ही अविभाजित, जो बिहार से ही विभाजित राज्य यानी झारखंड पर भी नजरें टिकी हुई हैं। क्या उधर भी ऐसी ही नजरें इनायत होंगी बीजेपी की, ये देखना होगा। पठान इलियास जी हैं, कह रहे हैं कि एकनाथ ने आज शिवसेना को अनाथ कर दिया है। हो सकता है आप जो कह रहे हैं, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ है अभी। सुनील माथुर जी का नाम मैं लेना चाह रहा था, इन्होंने ही कुछ कहा था पहले, मैं जिसका जिक्र कर रहा था, ना तो शिंदे जी कुछ करेंगे। हाँ, सुनील माथुर जी ने राष्ट्रपति चुनाव की बात की थी कि 18 तारीख तक राष्ट्रपति का चुनाव, तब तक शिंदे रहेंगे, उसके बाद कुछ और। तो कह रहे हैं ना तो शिंदे जी कुछ करेंगे और ना देवेंद्र जी, दिक्कत क्यों हो रही है।
ये सवाल भी है। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि जब देश की जनता धर्मांध हो जाए, मूर्ख और अन्याय पर चुप बैठी रहती है, तो ऐसे लुटेरे देश और जनता को पूरी तरह लूट लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं असलम चिश्ती जी। बहुत सारे दोस्त हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। मोहम्मद रब्बानी हैं, हरिहर रौथन हमारे साथ हैं। थर्ड अंपायर वही करेगा जो पटकथा में लिखा होगा। बिल्कुल हरिहर भाई, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं। और साथ में मोहम्मद रब्बानी लिख रहे हैं, अब क्या झारखंड पर हमला बोला जाएगा? जी ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। गुलशन गुलाटी हैं जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम अ पपेट। और शब्बीर ए कह रहे हैं, शब्बीर ए शेख कह रहे हैं बिहार अब जाने वाला है। राजीव जी बिल्कुल, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं, वो कह रहे हैं, वो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे ही सत्यम शुक्ला जी बहुत नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि गुलाम पत्रकार इसके पापा की कुर्सी चली गई है। चलिए आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए सत्यम शुक्ला जी। साथ में अलीम खान है, सीएम की लगाम को फडणवीस के हाथों में, लगाम तो फडणवीस के हाथों में है, क्या फायदा। और प्रेमचंद चौहान कह रहे हैं साहब प्रणाम, बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं आप प्रेमचंद चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जुड़े। मोहम्मद AR खान है, यशवंत सिन्हा बेस्ट प्रेसिडेंट बन सकते हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। और विजय प्रकाश भट्ट कह रहे हैं गुड नाइट टू ऑल पैनलिस्ट अलॉन्ग विद राजीव जी, बहुत धन्यवाद आपको विजय प्रकाश भट्ट जी। और असलम चिश्ती कह रहे हैं देश के इतिहास में लिखा जाएगा, जब असम बाढ़ में डूब रहा था, लोग दाने दाने को तरस रहे थे, तब उसी असम में महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए बागियों पर करोड़ों खर्च किया जा रहा था, होटल पूरा का पूरा बुक कर दिया गया था। सही कह रहे हैं असलम भाई आपकी, ये इतिहास में दर्ज होगा। परेशानी में देश हो और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं जी महाराष्ट्र की सरकार चाहिए। मोहम्मद ताहा भी हमारे साथ में हैं, रहीसुद्दीन सैफी हमारे साथ में हैं, संविधान को बचाना है लिख रहे हैं सैफी साहब। पठान अमीर भी हैं, सर आप मेरा ट्वीट नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल पठान अमीर जी, देखिए अभी पढ़ लिया आपके मैसेज को। सबीर अली कह रहे हैं झारखंड का क्या होगा सर, बिल्कुल उस पर भी नजरें हैं। राम प्रकाश राजभर कह रहे हैं राजीव जी आप ग्रेट पत्रकार, आप ग्रेट हैं कि आप देखते हैं राजभर साहब। और अफरोज आलम कह रहे हैं सर महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर में राज ठाकरे के रूप में एंट्री होना है, देखिए क्या होता है राज ठाकरे। और पठान इलियास कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मिस्टर पुनः मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये सपना अधूरा रह गया। और ऐसे ही मैं पुनः मुख्यमंत्री बनूंगा लेकिन अधूरा रह गया यह सपना। परवेज अली कह रहे हैं वेरी गुड सर जी। और प्रेमचंद चौहान धन्यवाद कह रहे हैं, आपको भी धन्यवाद। सुनील माथुर जी कह रहे हैं कि गवर्नर का एक सप्ताह दिलाओ, बस गवर्नर को एक सप्ताह दिलाओ, बिल्कुल सही बात है। और धौलपी डिसूजा कह रहे हैं एक नाथ अकेला शपथ लिए, बागी कितने साथ में रहेंगे और कितने एमएलए उद्धव के साथ देंगे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी प्रूव करेंगे, आने वाला दिन जो है ये प्रूव करेगा। डोल्फी डिसूजा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक नाथ बागी गुट से एक नाथ अकेले शपथ लिए हैं। पहले तो सिर्फ यही ले रहे थे लेकिन बाद में देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं तो दो लोगों ने शपथ ली। लेकिन बागी जो है वो किसका कितना साथ देते हैं, वो किधर जाते हैं, क्या कोई बीजेपी की तरफ जाता है, क्या ये सरकार लंबा चलती है, बहुत कुछ देखना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आई एम इंडियन जय महाराष्ट्र कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुरेश दलवी कह रहे हैं अच्छा विश्लेषण। पठान इलियास शब बखैर कह रहे हैं, शुभरात्रि। रहसुद्दीन सैफी भी कह रहे हैं संविधान को बचाना है। मोहम्मद AR खान गुड लिख रहे हैं। और ऐसे ही अफरोज आलम कह रहे हैं सर शानदार डिबेट के लिए DB लाइव का शुक्रिया। और मोहम्मद रब्बानी कह रहे हैं जितने भ्रष्टाचार नेता की बात कर रहे हैं। आफसा खान गुड नाइट टू ऑल कह रही हैं। और साथ में प्रभाकर प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर ए शेख जुड़े हुए हैं। वासिम खान मैं समंदर हूं ये किसने कहा बोल रहे हैं। VN शुक्ला कह रहे हैं सत्ता के लोभी खेल रहे हैं, बिल्कुल सही। राजा जी का लिखना है कि हमें अपने देश में डर लगने लगा है, कुछ ऐसा बिगड़ने लगा है सर, ये कब तक चलेगा। मैं निवेदन करता हूं इन मीडिया वालों से कि बचा लो हमारे देश को, प्लीज बचा लो। बहुत सही निवेदन है आपका राजा जी, और मैं आपके साथ हूं। और ये डर, ये भय, ये बना हुआ है और ये खत्म होना चाहिए। इसी देश के हम और आप सब नागरिक हैं, इसलिए ये भय नहीं होना चाहिए। अफरोज आलम शानदार डिबेट के लिए DB लाइव का शुक्रिया कह रहे हैं। नरेंद्र सिंह कह रहे हैं राजीव जी यू आर वेरी वेरी नाइस एनालिस्ट
कह रहे हैं बहुत धन्यवाद आपको। नरेंद्र सिंह जी और मोहम्मद AR खान, बिहार आरजेडी खेला होबे लिख रहे हैं। जावेद शाह लिख रहे हैं खैर कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, नई सरकार को बहुत बहुत बधाई हो, सरकार अच्छी चलाओ, जातिवाद न करें। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। जुबैर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असलम चिश्ती गुड नाइट कह रहे हैं। अफरोज आलम जनता का साथ धोखा, जनता के साथ धोखा। सुरेश सिंह कह रहे हैं पार्टी संविधान है से विधायक, पार्टी से विधायक हैं, विधायक से पार्टी नहीं, जैसा कि उद्धव ठाकरे कहते हैं। बहुत सही कह रहे हैं। और प्रेमचंद चौहान कह रहे हैं सर आज आपने मेरा कमेंट पढ़ा है, मुझे बहुत खुशी है। प्रेमचंद चौहान जी कोशिश रहती है, बस वही है कि बाद में चूंकि कमेंट लेता हूं, कई लोगों के नहीं पढ़ पाता हूं, कई लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन आप लोगों की नाराजगी भी वाजिब है और मेरा जो प्रॉब्लम है वो भी आप समझ सकते हैं। राजा जी कह रहे हैं कि हमारा देश खतरे में है, हम चाहते हैं कि मीडिया वालों से कि वो मीडिया वाले जो है इसमें आगे बढ़ें। सबीर अली भी हैं, कह रहे हैं सर महाराष्ट्र के बाद जब झारखंड का नंबर लगता है शायद। और बालेंदु कुमार टिल्लू कह रहे हैं बीजेपी पीछे से। और के सिन्हा कह रहे हैं गरीब देश का MLA जोड़ी मेल रहे नहीं 5 स्टार होटल में। और दलीप कुमार डीवी लाइव अच्छा लगता है कह रहे हैं दलीप कुमार जी, बहुत धन्यवाद। नियाज अहमद भी हैं, पठान इलियास हैं, नियाज खान हमारे साथ, निशान चौधरी वेरी नाइस कह रहे हैं। दीपिका कुमावत भी हमारे साथ में हैं, दीपिका कुमावत फ्रॉम प्रयागराज, सुंदर डिबेट सर कह रहे हैं। और मोहम्मद नवेद, तमाम साथियों, रितेश कुमार मिश्रा भी, विकास कुमार भी, आप सबसे अब राजभर आलम भी हैं, राहबर आलम और जफ्फार भोजानी और दीपिका कुमावत। ऐसी राजनीति कब तक सर, इनका पूछना है। और गेंदलाल मरकाम है जो कह रहे हैं कुछ नहीं, अपना स्वार्थ के लिए ये सब हो रहा है, जब जेब से जाता नहीं समस्या तो जानता जनता को होगा ही। और उमेश यादव हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद यार, तमाम दोस्तों, नेल्सन दिल्मा भी हैं। अब आप सबसे विदा चाहता हूं और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही खबरों के साथ, कुछ पैनलिस्ट दोस्तों के साथ। और आप सब आते हैं, अच्छा लगता है। आप जुड़िए शाम 7 बजे से और मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो खबरें हैं, जो अपडेट्स हैं, जो लाइव हमारे डिबेट्स हैं, ये आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये गुजारिश है। आप लोग जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन माफी चाहता हूं उन तमाम साथियों से जिनके कमेंट नहीं पढ़ पाया, और कोशिश करूंगा कि थोड़ा और समय निकालूं और आप लोगों के कमेंट भी, क्योंकि बहुत ही वाजिब और बहुत अच्छा आप लोग लिखते हैं। आप लोगों में लिखने की जो क्षमता है वो देखता हूं। कई बार हम लोग सोचते रहते हैं, हम लोग तो पत्रकार हैं, लेकिन कई बार सोचते हैं कि क्या लिखें क्या ना लिखें। आप सुनते हैं फिर फटाफट लिखते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बहुत सारे साथी, ओम प्रकाश तिवारी भी लगातार बने रहे हमारे साथ, बहुत सारे साथी, शकील अहमद जी हमारे साथ बने रहे, मोहम्मद नवेद खान बने रहे हमारे साथ में, सुशील माथुर जी हमारे साथ बने रहे, दीपिका कुमावत हमारे साथ में, डॉक्टर उस्मान हमारे साथ बने रहे, जो कह रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, हमें देश को बचाना चाहिए। और राहबर आलम नाइस डीबी लाइव कह रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से एक बार फिर से थैंक यू कहते हुए, शुक्रिया कहते हुए अब आज इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।